अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बहुत ही मज़े के हैं। ठीक है, मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा उनसे बात करने का, मुझे ये पता लग चुका है, लेकिन अब देखते हैं कि आप लोगों को कैसी लगती है। सैयद अली हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपका जो है जी, जो पर्टिकुलरली जिस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आपका एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का सेटअप है यहाँ पे पीस हाउस के नाम से, और मैं उसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूँगा कि व्हाट इज़ दैट, आप करते क्या हैं? मैं करता क्यों, अच्छा सवाल है। मैं आपको ख़याम से भी बात कर रहा था, आपकी टीम के मेंबर हैं, कि हम क्या करते हैं। उसने मुझे सवाल पूछा कि आप ब्लॉगर हैं, क्या करते हैं आप? मैंने कहा यार नहीं, मतलब मैं सोशल एंटरप्रेन्योर। राइट। मतलब ये है कि हम माशरे के मुख्तलिफ इशूज़ को देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनके गिर्द डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करते हैं, और उस प्रोग्रामिंग को डिज़ाइन करने के बाद हम सोचते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा जो हमारे साथ मिलकर उस पर काम करना चाहता हो, कभी कोई डोनर मिल जाता है, कभी कोई गवर्नमेंट एजेंसी मिल जाती है, तो उनके साथ मिलकर हम उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी डोमेन जो है वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट की है, कह लीजिए कि मेरा बैकग्राउंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का इंजीनियरिंग के बाद। अच्छा। और हम लोग ये करते हैं कि माशरे में डिफरेंट ऐसे इश्यूज़ जो पर्टेनिंग टू पीस, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी हैं, उनके डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं। शोर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से पीस विदाउट बॉर्डर्स थोड़ी सी मार्केटिंग कर ली जाए, करनी चाहिए सर, करनी चाहिए जहाँ मौका मिले। इसके साथ साथ जो है वो हमारी जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारी एक और थीम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। ये 3 थीम्स हैं। और पीस हाउस जो कि एक छोटी सी कह लीजिए कि सोशल स्पेस है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, और जहाँ हम छोटे छोटे कम्युनिटी इवेंट्स रखते हैं, स्टडी सर्कल्स रखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे सेशंस रखते हैं, वगैरह वगैरह। ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग चीज़ की, क्योंकि आई फील है कि आजकल का ज़माना जो है ना, आई थिंक 4-5 साल पहले तो एटलीस्ट आपने स्टार्ट किया था, 2013-14 में तो मेरा ख्याल 2008 में हमने शऊर की बुनियाद रख दी थी। कमाल है, जब आप मेरा ख्याल एयर यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम, बिल्कुल राइट। और उस टाइम के ऊपर तो फिर भी एक नया एक इंटरेस्टिंग स्पेस थी, पीस बिल्डिंग क्या होती है, जी, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन अब अगर मैं देखूँ ना, तो जो सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से पोलराइजेशन बढ़ रही है, सोसाइटी में एक इंटॉलरेंस है कि यार, एक तो वो इंटॉलरेंस थी जो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट इंटॉलरेंस थी, अब तो ये कि दोस्त दोस्त से लड़ रहा है सुबह शाम, और उसके ऊपर बैठ के जो है ना एक अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, अगर हम ग्लोबली देखें तो हर तरफ एक अजीब वगरीब किस्म का तूफ़ान आया हुआ है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, ना सिर्फ इंटरेस्टिंग स्पेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेस है। अब इसमें मैंने एक आपका एक वो पढ़ा था पिछले दिनों, विच इज़ वाई आई गॉट इंटरेस्टेड टू बिगिन विद, जब आपने एक स्टेटस डाला हुआ था जिसमें आपने कहा कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, और उनको एक सॉर्ट ऑफ नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जिस टॉपिक के बारे में वो बात कर रहे हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसकी इंट्रिकसीज क्या हैं, और फिर उसके ऊपर जब आप वो आके अपना ओपिनियन देते हैं तो ऑब्वियसली जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है वो ऑब्वियसली फिर भटक जाता है, क्योंकि वो भी बेचारा मासूम आदमी है। तो थोड़ा सा अगर आप उसको मुझे एक्सप्लेन कर सकें एज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। मैं परेशान हो गया था, मैंने बोलना है कि नहीं बोलना। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स की बात पे आपसे और भाभी से माजरत के साथ जनरल पहले हम बात करते हैं जहाँ से आपने बात शुरू की। हम 2007 में 8 में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, उस ज़माने में आपको याद होगा मुशर्रफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इम्पोज की हुई थी वतन अजीज़ में, और बम धमाके और सुइसाइड बॉम्बिंग बड़ी एक्सट्रीम पे थी, और कराची में और इधर उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, हर जगह पे बम धमाके। ऑन एवरेज जो है वो टॉल जो है एक दिन में 11 लोग मर रहे थे, तकरीबन एवरेज ये थी। आप पिछले 15 साल की एवरेज निकालें तो यही बनती है, अगर आप 60,000 लोगों के हिसाब से मैथ्स करें। राइट। इसमें हमें लगा कि यार वतन अजीज़ में क्या इशूज़ हैं जिन पर काम किया जाए। इंजीनियरिंग तो वैसे भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं थी, बोलने का हमें शौक़ वैसे था, तो सोचा कि यार कोई ऐसी डोमेन पकड़ी जाए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर हमें लगा कि यार पहले हम क्योंकि एक स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, इदारा था, हम ऑर्फनेजेस में चले जाते थे, हम सैलाब में काम करें, हम ज़लज़ले में काम करें। देन हमें लगा हम अल्लाह मियाँ तो है नहीं, हम सब कर नहीं सकते, तो वी हैव टू चूज़। राइट। और फिर ये देखा कि यार अमन है ना, पीस है तो सब कुछ है। एक डॉक्टर अपना काम कर सकता है, एक इंजीनियर अपना काम कर सकता है, एक ब्लॉगर अपना काम कर सकता है, अगर पीस है तो ठीक। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि सबसे पहले हमने इस डोमेन को इसलिए फिर चुना एज अ टॉप प्रायोरिटी एरिया, और इस पर हमने काम करना शुरू किया। हमने ये भी देखा कि जब हम किसी से बात करते थे कि यार पाकिस्तान में पीस है, तो कहते थे पीस है और क्या चाहिए तुम्हें। यानी हमारे यहाँ सिर्फ डायरेक्ट वायलेंस को वायलेंस समझा जाता है, यानी जब तक कोई चंड ना गिराए किसी को, पीस है। आप किसी के खिलाफ डेरोगेटरी मार्क्स देते रहें, जुगते मारते रहें, आप उसको, मतलब आपने देखा ना कि हमारा मीडिया भी, वेस्ट इंडीज़ की टीम आती तो काली आंधी का, तो मतलब हर नैरेटिव में ऊपर से लेके नीचे तक बड़ा रच्चा बसा है। अच्छा, गोरा रेसिस्ट होता है, लेकिन हम तो बचपन से बड़े होते तक वो चीनी तो काली आंधी तो ये तो कर रहे हैं, लेकिन वो रेसिज्म नहीं होता हमारा। ऐसी बहुत सी मजहबी अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ तरह के सिनोनिम्स हम इस्तेमाल करते थे, हम समझते थे शायद इनका ये दूसरा नाम है, राइट, और हमने कभी उनके बारे में बुरा नहीं माना, समझा।
वायलेंस के बारे में भी हमारी जनरल इंटरेक्शन जो लोगों से रही उससे हमें यही अंदाज़ा हुआ कि लोग ये समझते हैं कि जब तक किसी को चंड मुक्का ना कराया जाए उसके अलावा जो है वो स्ट्रक्चर वायलेंस नहीं है, कल्चरल वायलेंस नहीं है, किसी को उसकी ज़ात पात रंग नस्ल की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करना वायलेंस की कोई शक्ल नहीं है। इसी तरह पीस की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बड़ी बुनियादी लोगों को लगता था कि यार जो फिर हमने जब पढ़ा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में आए तो ये जाना कि यार एक नेगेटिव पीस होता है, एक पॉजिटिव पीस होता है, एक वायलेंस की मुख्तलिफ अशकाल होती है, मुख्तलिफ तरीके से ये डिपिक्ट किया जाता है, इसके मुख्तलिफ तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। तो लोगों को आगाह किया जाए इस बारे में, लोगों को बताएं सो दैट व्हेन दे गेट टू नो, तो फिर जब उनको थोड़ी सी अवेयरनेस आती है तो उनको फिर पता चलता है अच्छा क्या यार ये ओके नहीं है। ये बड़ा इधर मैं आपको पॉज करूँगा, बड़ा मेरे दिमाग में फंस गया नेगेटिव पीस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे नेगेटिव पीस क्या होता है? नेगेटिव पीस ये होता है कि आपको आप सुकून से बैठें, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं यार अली एक कैसा लंबा आदमी अंदर से मेरे कमरे में आ रहा था तो इसका सर उधर लगा है, कमरा मेरा ठीक है, ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है। अच्छा, फिर थोड़ी सी बात होती है, आप कहते हैं यार अच्छा मैं असल में कराची में हूँ, कराची से हूँ, मेरी उर्दू बड़ी बेहतरीन है, तुम जो पंजाबी हो ना इनकी उर्दू बड़ी अजीब सी है, तुम हमारी बिरयानी भी ठीक नहीं बनाते, अपने सेवर को और अपने इन चीज़ों को तुम समझते हो कि ये सुपीरियर है जबकि हमारे तो ये डिस्क्रिमिनेशन छोटी छोटी चीज़ों पे राइट। आप क्या करते हो कि कमिंग टुवर्ड्स अ लिटिल सीरियस, अगर एकेडमिकली मैं इसका जवाब दूँ तो वो ये है कि फ़िज़िकल वायलेंस ना हो लेकिन स्ट्रक्चरल बुनियादों पर, किसी के रंग नस्ल की बुनियाद पर, किसी की ज़ात पात की बुनियाद पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव पीस है। कि चलो यार कोई जंग जदल नहीं हो रहा लेकिन लोग अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक, लोग अपने सलाहियतों के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, उनको जेंडर की बुनियाद पर, उनको किसी भी बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि नेगेटिव पीस के एनवायरनमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं अगर इसके अंदर ऐड करूँ ना, मैं पिछले दिनों देख रहा था कि हम आज तो बड़ा वो करते हैं कि हम उर्दू स्पीकिंग्स के खिलाफ बड़ा ज़्यादती हो रही है, सारा कुछ हो रहा है स्पेशली डाउन साउथ, लेकिन मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद हमने पंजाबी को पेंडू बनाया, हमने पठान को बेवकूफ़ बनाया, बलोची तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारी डिक्शनरी के अंदर, और हमने एज अ स्टेट पॉलिसी, वो आप पीटीवी के ड्रामे देख लें, वो आप सारा कुछ देख लें, तो हमने उस टाइम से हमारी वर्किंग क्लास पंजाबी बोलती थी, हमारे जो पढ़े लिखे नाजुक सूरत-ए-हाल की तरफ जा रहे हैं आप। बट मुझे बड़ा फैसला, और मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मैं तो ये मैं मेरे लिए मानना आसान है कि यार हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, बट द फैक्ट इज ऑन सम लेवल हमने भी वो डिस्क्रिमिनेशन की है जिसकी वजह से अब वो काउंटर एक्शन आ रहा है। असल में हर तरफ है, आप पेशावर चले जाते हैं तो आपको पंजाबियों के बारे में लतीफ़े मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप कराची चले जाते हैं तो आपको मतलब पंजाब की बात करेंगे तो आपको बाकियों के बारे में लताइफ मिलते हैं, ये मिलते हैं, हर जगह पे होता है। लेकिन ज़ाहिर है इसकी कुछ पॉलिटिकल डोमेन्स भी हैं। आप ये देखते हो कि जो इक़्तिदार के अंदर लोग रहे, जिन लोगों के पास ताकत ज़्यादा रही, तो जब ताकत जिसके पास ज़्यादा होती है तो वो अपना नैरेटिव ज़्यादा ताकत के साथ ठोंस भी सकता है, राइट, ठीक है, ये एक सीधी सी बात है, मतलब इसमें कोई सीधा सा मैथ्स। पाकिस्तान में ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने के बाद जिन लोगों के पास ताकत ज़्यादा रही, ताकत के मराकज़ कहाँ रहे, उन्होंने फिर अपना नैरेटिव भी बहुत से तरीक़ों से बेचा है, दिया है, और फ़र्क पड़ा है। जो लोग नंबर माइनॉरिटी में थे, ज़ाहिर है फिर उनको, या फिर पावर माइनॉरिटी में थे, उनको फिर उनके खिलाफ लतीफ़े भी ज़्यादा बने, उनके खिलाफ बातें भी ज़्यादा हुई, तो ये एक बनता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और यहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है साउथ एशिया में ओवरऑल, एक जनरल, मैंने जैसे पूरी दुनिया में डेवलपिंग जब नेशंस या इकॉनमीज़ होती हैं तो उनके बहुत सी चीज़ें साथ साइमल्टेनियसली डेवलप हो रही होती हैं, अखलाकियात भी उनमें से एक है, ठीक है। तो जो अखलाकियात डेवलप हो रही होती है फिर आपको पता चलता है अच्छा यार इसको, और फिर आप कहते हैं यार अब फेयर एंड लवली नहीं, अब ग्लो एंड लवली है, हाँ, राइट, नाम बदल गया, इंग्रेडिएंट्स वही हैं चिट्टे करने वाले, राइट, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि आहिस्ता आहिस्ता आप कबूल करना शुरू करते हैं कि यार ये दुरुस्त बात नहीं है, अब से हम ये नहीं कहेंगे, अब से हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये जो है ना अपाहज है, हम इसको कहेंगे डिफरेंटली एबल है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम माइंडफुल हो जाएं, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगी। और मेरा ख्याल है तमाम सूबों में थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है कि अवेयरनेस आ रही है। आई थिंक द वे दैट आपने इसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से आगे लेकर गए कि रादर देन सेइंग कि ये क्यों गलत, oh my god, very social justice warrior mentality, आपका एक बड़ा logical mentality है कि ये होता है, it's an understanding, it's a byproduct of human beings now connecting with each other, and उसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस evolutionary step पे जा रहे हैं. It's a very positive way of how you sort of brought this on, and I like that. But coming to my question now, second part of the question, yes, है फंसा हुआ दिमाग में, जवाब देंगे 100%. And I'm not going to put it down to influencers. I would probably say people who have a platform, राइट, व्हेन अब वो जब आ रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म के अंदर वो बड़े ही एग्रेसिव किस्म के जैसे कहते हैं ना पोजीशंस ले रहे हैं ऑन वन साइड और द अदर, चाहे वो क्रिकेट के बारे में ले रहे हैं, ऐसे ही राइट, बिल्कुल सही। तो उसके बारे में डू यू थिंक के, और इसमें एक एलिमेंट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जो कि हमारा ना एक मेरा ख्याल है हमारे जो सोसाइटीज़ का एक मेजर जो कॉन्वर्जेशन रही है इन द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आज भी हो रही है। यूरोप के साथ हमारा एक बड़ा एक
जिसे कहते हैं ना एक जंग भी चल रही है ऑफ सॉर्ट्स कि जी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर कुछ कुछ फंडामेंटल्स हैं वो आप नहीं तोड़ सकते ऐसे ही। तो उसमें जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो मेरा फिर उसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम हर किसी के हर थॉट को जाने दें, एक्सेप्ट करें या कोई इसकी लिमिटेशंस है, कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी है, और क्या फिर उसमें वो डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एनी सोसाइटी। देयर इज अ ग्राफ इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, देयर इज अ ग्राफ इन टर्म्स ऑफ अपब्रिंगिंग, देयर इज अ सर्टेन एक्सपर्टीज, किसी की एक्सपर्टीज किसी डोमेन में है दूसरी डोमेन में नहीं है। तो क्या हम फॉर एग्जांपल अगर परवेज घुसबोई जो हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं वाइल बीइंग अ फिजिसिस्ट, तो मैं उनकी बात को अक्रॉस द बोर्ड इंपॉर्टेंस दूं या मैं उनकी फिजिक्स की बात को इंपॉर्टेंस दूं लेकिन पॉलिटिक्स की बात के बारे में सोचूंगी सर शायद आपको इतना इल्म नहीं होगा। अच्छा, ये 2-4 चीज़ हो गई। पहली चीज़ में हम कहते हैं कि शिद्दत पसंदाना रवैये हमारे, हम एक्सट्रीम रवैये क्यों डिपिक्ट करते हैं। देखें, वो कहते हैं ना व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। पिछले 15 साल में हमने शिद्दत को बड़े गौर से देखा है। एक जनरेशन 25 साल की होती है और आधी उम्र तो इस जिस जनरेशन बड़ी हुई है वो वायलेंस को देखते हुए उसने वायलेंस बड़ा ओके कर लिया है, डिसेंसिटाइज्ड तरीके से। हाँ, मतलब उन्होंने कहा है जी ये जिस दिन आपको 2010-11 की बात है कि बम धमाका होता था 2-4 लोग मरते तो लोग कहते थे अच्छा सर 2-4 दिन गुजर गया, 2-4 मतलब ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब लोग आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के बारे में डिसेंसिटाइज हो गए और एक वायलेंस को देखते देखते वो परवान चढ़े। फिर दूसरी तरफ हुआ क्या कि इस सारे टाइम में जब ये नेशन एक ग्रो करी थी, वायलेंस बड़ा आम हो रहा था, वायलेंस के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस बड़ी आम हो रही थी, तो इस दौरान मीडिया की आज़ादी भी आ रही थी। यही 15 बरस हैं बड़े क्रिटिकल। अगर आप देखें पिछले उठा के देखें, आप 2003 से 2001 से शुरू कर दें, 2015 तक बूम पे आ गया ना सब कुछ। बिल्कुल ऐसे टिकटॉक ही शायद उसके बाद आया, बाकी सब तो पहले एग्जिस्ट करता था। तो उस दौरान ये आज़ादी आ रही थी, उधर से ये मसले हो रहे थे साइमल्टेनियसली। सोसाइटी ऐसे तो नहीं होता ना कि वो कहेगा अच्छा यार ये पॉज पे कर देते हैं क्योंकि देखो अब आज़ादी आ रही है, देखो बंदे के ऐसे होता नहीं है। जो जवाल होता है वो हमाजहत होता है। इसकी हमजहत इसकी ये ऑल इनकम्पैसिंग होता है, ऑल डायमेंशनल होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी सोसाइटी के अंदर तो बड़े जंगो जदल हों लेकिन आप कहें यार मैं इस बैंक गया था या इस यूनिवर्सिटी स्कूल गया था, बड़े पुरअमन लोग थे, बड़े मोहब्बत से मिलते थे, बड़ी शफकत से पेश आते थे। ऐसा होता नहीं। हर जगह उसकी डिपिक्शन नज़र आएगी, पॉलिटिक्स में नज़र आएगी, मीडिया में नज़र आएगी, ह्यूमर में नज़र आएगी, लिटरेचर में नज़र आएगी, इन्फ्लुएंसर्स में भी नज़र आएगी। ठीक है, आपके पास बहुत से लोग आए। अब ऐसा हो नहीं सकता ना कि वो प्रोडक्ट तो इसी सोसाइटी का है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फ्लुएंस तो वो यहीं से ले रहे हैं, असरात तो वो इसी सोसाइटी के कबूल करें, खाते भी वो ये वाला खाना है, मौसम भी उनको यही असरअंदाज होता है उन पर। लेकिन आप कहें यार ये बात कुछ ऐसी करें जो बिल्कुल डिफरेंट हो। यहाँ से हम थोड़ा सा कहते हैं कि अच्छा यार जो जनरल ऑडियंस है या जनरल लोग हैं जिनके पास बड़े लिमिटेड से मौके या चीज़ें, उन तक तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो लोग जो थोड़े से ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास एक्सेस है, वो दुनिया से कनेक्टेड हैं, वो अपने आप को ग्लोबल सिटीजन कहते हैं, कि उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। आप जैसे ही बात करना शुरू करते हैं आप कहते हैं यार कि अच्छा जो आप अपने ओपिनियन के बारे में थोड़ा सा माइंडफुल हो, तो अचानक एक दूसरी लॉट आती है जो कहती है यार तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है वो, और ये है डेलिकेट बैलेंस कायम करना है वतन अजीज़ में। फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा एक इशू है। आप ख़ासतौर पर इस रजीम में तो बहुत सी चीज़ें जो हैं ज़रा सी मुश्किल है। बहुत से उस पर हम आ सकते हैं बाद में, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ अब ये जो है ना कि हर बंदे का एक ओपिनियन है। राइट, ओपिनियन डेफिनेटली हर बंदे का है। लेकिन उस ओपिनियन को मेरा एक ओपिनियन है, लेकिन जब आप मेरे से सवाल करते हैं मुझे उस ओपिनियन को अदा करना है तो कुछ मैं अल्फाज सोचूंगा, अदायगी सोचूंगा, फिर उसको थ्रो करूंगा। राइट। मुझे ना वो हार्लन एलिसन की बात यहाँ पे याद आती है, जो कि साइंस फिक्शन काफ़ी मूवीज़ उन्होंने हॉलीवुड के लिए लिखी हैं, कि एवरीबडी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओपिनियन। Everybody is entitled. You are not entitled to have an opinion. You are entitled to have an informed opinion. Nobody is entitled to be ignorant. Right. एक और बात भी हार्लन एलिसन की मुझे वो याद आती है कि there are two most common elements in the universe: hydrogen and stupidity. चक्कर ये है कि आप अपनी जो बात कर रहे हैं यार उसको थोड़ा सा आप देख लें, रिसर्च कर लें। मैं बल्कि बोरिंग एंड altering from Uncle Ben, with the great followers comes the great responsibility. Right. यार आपको याद हो कि अर्ली 2018 में स्नैपचैट ने अपनी कुछ सेटिंग्स चेंज की थी, उन्होंने कुछ वैसा वो किया था। तो ये जो किम कार्दाशियन की हाफ सिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, काइली जेनर, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट ये मतलब ट्वीट सिंपल, एंड 2.4 मिलियन उस वक्त 2.4 मिलियन उनके थे ट्विटर फॉलोअर्स, जिस पे उन्होंने ट्वीट ये किया था कि यार ये ऐसी कुछ सिंपल सी मतलब जस्ट वो कि यार इट्स नॉट इज इट जस्ट मी हु डज नॉट वांट टू ओपन स्नैपचैट और एनीबडी एल्स। राइट। इतनी सी बात थी सर,
उसके नीचे 30,000 कमेंट्स थे, उसके 64,000 रीशेयर्स या रीट्वीट्स जो थी उस पर इम्प्रेशंस थे। एंड जो स्नैपचैट चूंकि पब्लिक स्टॉक कंपनी बन चुकी थी तो उस दिन पे 8% दैट ट्रांसलेट्स यू नो व्हाट $1.3 बिलियन ड्रॉप। उसने फिर वो बाद में कुछ हुआ होगा, बस उन्होंने कवर किया, लेकिन द डैमेज वाज डन। राइट। सो क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है जो आप बात कर देते हैं? मसलन आप कहते हैं यार आजकल इन्फ्लुएंसर्स को आप हर चीज़ के लिए ऑन बोर्ड ले लेते हैं। मसलन फॉलोअर्स उसके एक बंदे के हैं 2 लाख, वो फॉलोअर्स आए हैं उसके मेकअप प्रोडक्ट्स और हॉट कर्स की वजह से। आप कहते हैं यार तुम ये बात करो कि अबॉर्शन ठीक है कराना या नहीं है। वो उस पर अपना ओपिनियन भी देते हैं या देती हैं, और बड़ा और लोगों को बताती भी हैं कि सेंस उसके पीछे कोई रैशनल एकेडमिक रैशनल नहीं होता। राइट। यहाँ पे जो मसला आ गया है अब ये हो गया कि अच्छा यार वो ओपिनियन हिट होगा जिसके ऊपर लाइक्स ज़्यादा हैं, कमेंट्स ज़्यादा हैं, बात मतलब वो देखी जाए कि फॉलोअर्स भी उठा के देख लें किन लोगों के ज़्यादा हैं और किन लोगों के कम हैं। राइट। यहाँ पे एक बात मैं आपको थोड़ी सी हमने मैट्रिक में पढ़ी थी कि अल्लामा इकबाल से एक दफ़ा पूछा गया कि आप मुशायरों में, वो मुशायरों में बड़े कम जाते थे, कि आप मुशायरों में क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा यार मुशायरों में इसलिए नहीं जाता कि मुशायरों में आमतौर पर अवाम होती है। अब जब लोग शेर पढ़ते हैं तो अवाम अपने मिजाज के मुताबिक वाह वाह करती है, उसको जो समझ में आती है वो वाह वाह करती है, ठीक है। तो जब वो वाह वाह करती है तो शायर कहता है कि यार ये तो बड़ी मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, इंगेजमेंट, ऑडियंस इंगेज हो रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मयार बना लेता है उस बात को जिस पे वाह वाह आ रही है। राइट। तो इसका क्या हो रहा है कि मुशायरे ऊपर जा रहे हैं, शायरी नीचे आ रही है। राइट। सो यू effectively become a product of the society, right? Because आप अगर सारा ड्रिवन ही फीडबैक के ऊपर हैं और फीडबैक पे आपने एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इट इज़ योर जॉब टू चेंज द सोसाइटी, बट यू आर द वन हु एंड्स अप गेटिंग चेंज्ड। बिकॉज अगर मैं कह रहा हूँ कि मैसेज के फीडबैक पे मैंने डिफाइन करना है तो मैसेज का फीडबैक तो ऑलवेज अनइन्फॉर्म्ड होगा कंपेयर टू द वंस हु आर एट द टॉप, राइट? और उसकी वजह से फिर आप इवेंचुअली आएंगे ही उस पर। और इस पर मैं जो मुझे प्रॉब्ली इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें लगी ना, हमारा अभी बड़ा कंफ्यूज्ड है इस वक्त सिस्टम। अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो एक पॉइंट पे तो मुझे वो लोग भी नज़र आते हैं जो कि जेन्युइनली, एक तो होता है ना कि चलो पे करके आपने ले लिया, किसी ने पे करवाया और उन्होंने कहा ये बोल दो, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो कि इस टाइम they feel associated with a certain cause. with a certain cause. बहुत से लोग ऐसे जो कि जनरली अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं सर्टन उसमें, ठीक है, वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, तो वो उसके हिसाब से उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जस्ट फील कनेक्टेड। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनकी फॉलोइंग एक सर्टन टाइप की है और वो आके आपको कहती है कि यार इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, ओ तुम इन्फ्लुएंसर, तुम फैशन इन्फ्लुएंसर हो लेकिन तुम ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में क्यों नहीं बात कर। ऐसे ही अब वो इतना शोर मच रहा है एंड आई फील लाइक कि वही वाली बात है कि 360 डिग्री हमने गलत सिस्टम बना लिया। हमने आवाज़ उठाने को ना एक अजीब कन्फ्यूज्ड सा सिस्टम बना लिया जिसमें हमें लगता है कि हर बंदे ने आवाज़ उठानी है, तो उसमें वो फैशन इन्फ्लुएंसर भी है, तो वो मोबाइल टेक इन्फ्लुएंसर भी है, तो वो भी आके XYZ चीज़ों के ऊपर, rather than the relevant people talking about the relevant things to the relevant audience and getting the work done, बॉटम लाइन तक पहुंचने के बजाय हमने एक सॉर्ट ऑफ ईगो की जंग बना ली है। हाँ, कि देख भाई वो फेमस पर्सनालिटी ने मेरी वाली बात बोली है। ईगो की जंग भी बना लिया और आप अपनी ऑडियंस डाइवर्ट नहीं करना चाहते। मसलन एक फैशन ब्लॉगर, उस एक इशू चल रहा है, ब्लैक लाइफ मैटर्स एक इंपॉर्टेंट बात है, आप कहते हो यार कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में आपके पास कोई बहुत ज़्यादा जिस पे आपने काम किया हो ऐसा कोई इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं है, राइट? आप लेकिन चाहते हैं बात आप ही करें, आपकी वॉल पे कोई और बंदा किसी और का कॉज अपीयर ना हो, राइट? क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो अब एल्गोज यूँ चलते हैं, चीज़ें यूँ चलती हैं, आप थोड़े बहुत एल्गोज के भी गुलाम हैं। होता क्या है कि आपने देखना ये है कि थोड़ा बहुत अपने अंदर हमने ज़र्फ भी ये पैदा करना है कि हर चीज़ पे हम चाहते हैं कि यार अच्छा वो जो फियर ऑफ मिसिंग ऑफ फोमो वाली बात है ना कि आपको हो रहा है कि अच्छा यार ये हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है तो इसमें मैं बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। आप इससे एक अपनी नीश क्रिएट कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि यार इस टाइम पे मेरे टाइम लाइन पे या मेरी वॉल पे आई एम इन्वाइटिंग सर्टन पीपल हु आर एक्सपर्ट अबाउट इट, क्योंकि वो बंदा इस टाइम पे उसका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके पास वो फॉलोइंग नहीं है जिस पे ये बात की जा सके। तो थोड़ा बहुत ये देखना है कि शायद मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा बहुत एक दूसरे एंगल से इसको देखने वाली बात है कि आपकी फॉलोइंग कम नहीं होगी, यू माइट बी मे बी रिकग्नाइज एज समबडी हु हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच ऑन दिस इशू। मसलन हम क्या नाम, इन्फ्लुएंसर साइड से बोलूँ ना तो आई फील लाइक दैट्स नॉट द रीजन व्हाई पीपल डोंट कॉल अदर पीपल। ऑडियंस जो है ना वो सुनना ही आपसे चाहती है। ये बात भी सही है। वो कहती है कि यार मैं तो आपको फॉलो करती हूँ,
तो आप क्यों नहीं इसके बारे में बोल रही हैं? अच्छा, आप ना पतली गली से निकलना चाह रही हैं, इस वजह से आप दूसरे के मुंह से बुलवा रही हैं। असल मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ये डेलिकेट बैलेंस है, हाँ, वो जहाँ वाला पे आपको आहिस्ता आहिस्ता ये टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, ये ज़ौक पैदा करना पड़ेगा कि यार ये मैं ये काम करता हूँ, ठीक है आप मुझे फॉलो करते हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरी वॉल पे 365 डेज तो ये चल नहीं रहा होता है। 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अगर 10% ऑफ द ईयर ये काम चलता है तो दिस इज हु आई एम। और मैं ये समझता हूँ कि यार चलो ये इन्फ्लुएंसर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, वट एवर द एक्रोनिम इज, राइट, जिसमें मैं समझता हूँ कि यार इन इशूज़ पे इन लोगों से ऐसे बात होनी चाहिए। और हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि इन्फ्लुएंसर ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आर यूजुअली गुड स्टोरी टेलर्स। राइट, ये स्टोरी टेलिंग आर्ट है ना, कि आप बता रहे हो मैं सुबह वोक अप लाइक दिस, यू नेवर वोक अप लाइक दिस। तो आप स्टोरी टेलिंग जो कर रहे हो, उस स्टोरी टेलिंग में आप ये कर लो कि जो बंदा सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसके अंदर आप ये डाल देते हो कि यार व्हाई डोंट यू पुट योर स्टोरी लाइक दिस। मे बी एक अमलगम ऐसा बनाया जाए जो वो जो आपका फॉलोअर है उसकी जो ठरक है वो भी पूरी हो रही हो आपको फॉलो करने की, आपको सुनने की, और जो सब्जेक्ट है वो भी सही तरीके से कवर हो रहा है, लेकिन इवॉल्व कर रहा है। सिर्फ ये बात है, आपने शुरू में बात की थी ना कि वो उसका काम है चेंज करना, उसका काम चेंज करना नहीं है। इन्फ्लुएंसर का काम कोई चेंज करना नहीं, ये इससे हमें बाहर आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये देख रहे हैं कि यार हम जिंदगी के बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं, हम जो फील करते हैं हम जिम्मेदारी के साथ उसको आगे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और हम अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको कबूल करके अपने आप को सही करने का बिल्कुल, हमें कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आप ये एटीट्यूड रखते हैं, आप लोगों को बताते हैं यार यू डोंट ऑलवेज फील ग्रेट अबाउट थिंग्स, यू डोंट हैव ऑलवेज एवरीथिंग सॉर्टेड। यार मतलब बजी पड़ी है मेरी, इसमें बताने में क्या हर्ज है कि यार मैं इतना कूल नहीं हूँ। हमेशा ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैं टर्की के टूर पे गया था, बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन मेरा फोन चोरी हुआ है, बिल्कुल ऐसे। और आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं पूरा पैकेज ये हूँ, मैं आई एम नॉट ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑल गागा अबाउट लाइफ। सो ये थोड़ी सी जो ऑनेस्टी मेरा ख्याल है लाने की जरूरत है। आई थिंक आई पर्सनली फील लाइक कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट पे भी ना आप लोगों को भी ये बात बड़ी क्लियरली समझ आ रही है। सो एनीवन हु इज वेरी single dimensional generally is now losing that sort of credibility as well, कि कंज्यूमर भी देख रहा है कि यार कौन सा बंदा ज़्यादा रियल है और ज़्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये भी वाला कूल हो गया। आप लोगों को लगता है वल्नरेबिलिटी शेयर करूंगा तो ज़्यादा फॉलोअर आएंगे। ज़्यादा फॉलोअर आएंगे, बट वो आई थिंक वो आएंगे। आपको भी पता चल जाएगा कि इसकी वल्नरेबिलिटी भी जेन्युइन है। हाँ, ये भी पता लग जाता है, ये भी पता लग जाता है। जस्ट सेइंग समथिंग डजंट वर्क। और ये मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री में जितना भी बंदा इस वक्त सक्सेसफुल है ना, वो है जो कि ऑनेस्टली अपना काम कर रहा है, जो रियल है। जो दरमियान में घुमा रहा है ना, वो 2-3 महीने तक घुमा सकता है, चौथे महीने में। वो बड़ी मशहूर ब्लॉगर थी जिनकी एक तस्वीर थी 1000 स्प्लेंडेड सन्स, वो पढ़ रही हैं और वो हंस रही हैं और कह रही है बुक्स पढ़ना इंसान को। और तो किसी ने नीचे कमेंट किया कि यार पूरी किताब मैंने 3 दफ़ा पढ़ी, इसमें निहायत दुखी किताब है, इसमें कौन सा ऐसा सीन है जिसको पढ़ के इतनी हंसी आती है। सो तो वो जो ये जो एक और कॉन्सेप्ट है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, ये बड़ी एक वो चीज़ है कि आप फेक करते रहने। मैं समझता हूँ कि यार इससे आज़ादी ज़रूरी है कि यू डोंट हैव टू फेक इट। आप टिल यू मेक इट वाली जो बात है, आप बहुत से सोशल इश्यूज और चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के बारे में, जो वो फेक करने वाली चीज़ है, आप थोड़ा सा उससे आज़ाद हों। मैं ये जानता हूँ कि लोगों के पास टाइम कम होता है, लोग और तरीके से आपको फॉलो कर रहे हैं, दे वांट सम हैप्पीनेस, दे वांट सम पॉजिटिविटी, दैट्स व्हाई वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन अब अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि आप उस पर मतलब बैन करना शुरू कर दें। आप उसको एक ह्यूमनिस्टिक वे के अंदर एक्सप्लेन करने के तरीके निकालें कि यही तो आपकी क्रिएटिविटी है यार, बजाय ये कि यू गो राउंड एंड राउंड ऑफ इट और आप ये कहें कि यार वो अच्छी अच्छी बातें करनी है और बुरी बुरी बातें अपने बारे में नहीं करनी। इट्स टोटली ओके, जब आप वल्नरेबल फील करते हैं बताएं, और उसको भी एक अगर नहीं बताना चाहते तो इट्स ऑलराइट, बट वहाँ पे आप अपनी एंगेजमेंट लूज कर देते हैं अगर आप पोस्ट नहीं करते। बिल्कुल, आप 30 दिन पोस्ट नहीं करते कि यार मैं तो इंटरनल रेट्रोस्पेक्शन पे था। अब इंटरनल रेट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस को भी पूरा स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे बताना पड़ेगा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं अपना कंटेम्पलेशन में हूँ, रिफ्लेक्शन में हूँ। अब कंटेम्पलेशन रिफ्लेक्शन में और साथ साथ आपको डोपामिन की डोज भी चाहिए जो लाइक्स कमेंट्स रीशेयर से आएगी। बिल्कुल ठीक है। सो ये देखना और ये समझना और समझाना, मैं समझता हूँ कि इट्स स्टिल ये देखना है कि फिगर आउट करना है ये होगा कैसे। ये डेफिनेटली, एंड आई थिंक इसमें ना एक बड़ा मेजर एलिमेंट, मैंने अभी पहले भी आई जस्ट हैड एक्चुअली अ पॉडकास्ट विद अ 17-year-old यूट्यूबर, सुपरस्टार, लाइक अ 17-year-old गर्ल फ्रॉम पेशावर, पुटिंग हरसेल्फ आउट देयर, यू नो, वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स जो कि इस तरह से कर रही हैं एट जस्ट 17। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैं यही कहा कि एक मेजर इन्फ्लुएंसर्स
Personally, I don't like the term influencers, to be honest. I generally prefer content creators. Influencers जो है ना, ये पब्लिक ने ही उनको नाम दिया और नाम देकर फिर उसके बाद उनको अकाउंटेबल करना शुरू कर दिया फॉर नो रीज़न एट ऑल. जिस तरह आपने कहा कि किताब पकड़ के वो हंस रही हैं, मायरा खान जो है वो अगर लक्स की साबुन बेच रही हैं या फवाद खान की मोबाइल बेच रहे हैं, तो इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक बट इट्स हैपनिंग एंड वी टेंड टू एक्सेप्ट इट. वी टेंड टू एक्सेप्ट शाहिद अफरीदी. आप देखिए इसलिए रहे ऐड इसलिए देख रहे हैं आप. एग्जैक्टली. तो इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट समहाउ we hold them a lot more accountable than your average celebrities. And probably one of the reasons why is कि हम celebrities को कहते हैं, उनको तो हमने बिल्कुल dehumanize कर दिया. उन्होंने कहा ये ना god like demigod figures हैं. और influencers को हमने कहा कि हमारे भाई की तरह है और हमारे cousin की तरह है. और the unfortunate problem is हमारी society में कि भाई और cousin से हम जलते बहुत हैं. तो there is that element as well where you're constantly holding them accountable for left, right, this and that. When you can just honestly, you have the control, you can stop watching. मार्जिन देना चाहिए कि आप अगर आपको इस बंदे की ये बात सही नहीं लग रही, आप दूसरी तरफ निकल जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि यार मेरी एंगेजमेंट अप एंड डाउन हो रही है, वो रेक्टिफाई करेगा. बट जब आप एक बच्चे को जाकर बोलेंगे कि तू इस तरह कर रही है, तू दुपट्टा नहीं पहन रही, तू कपड़े ऐसे रखती है, तू वैसे रखती है, और अब मैं कॉन्वर्सेशन को ज़रा मैं इन्फ्लुएंसर से हटाऊँगा और मैं ज़रा मैसेज की तरफ लेकर आऊँगा कि एट व्हाट पॉइंट डू वी एक्सेप्ट. एक तो हमारे पास है ना, हम ये भी बड़ी बात करते हैं कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको क्रिटिक एक्सेप्ट करनी चाहिए है. बट देन हाउ डू यू डिफाइन कि व्हाट इज़ क्रिटिक एंड व्हाट इज़ यूजलेस बैंटर. क्योंकि अगर कोई आ रहा है और आके कह रहा है कि सर आपने ये जो किताब पढ़ी है ये तो बड़ी सैड है, तो आप हंस क्यों रहे हैं. एक बात है, बंदा देखेगा, बंदा कहेगा हाँ यार शायद इन द फ्यूचर मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए. बट देन एक आता है और आके कहता है कि किताब तुमने जिस तरह पकड़ी हुई है ना, इस तरह तो किताब पकड़ी नहीं जाती, ठीक है, और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम बेहुरमती कर रहे हो इसकी. एंड देयर इज़ वर्चुअली नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट. और मेरी अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. पिछले दिनों मेरी पॉडकास्ट के ऊपर एक साहब आए, बहुत ही रिस्पेक्टफुली, मैं आई रियली रिस्पेक्ट देम फॉर इंगेजिंग वेरी रिस्पेक्टफुली. उन्होंने आके बोला, उन्होंने कहा कि आखिर में जब आप जो है ना, जब मैं एंड करता हूँ तो मैं ये रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ. उन्होंने कहा बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है कि आप ये दबाते हैं, तो ये ना दबाया करें. अच्छा, मुझे पता भी नहीं इस बात का क्या मतलब है, लेकिन ठीक है. व्हाट इज द इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू चेन ऑफ दिस राइट, कि बिल्कुल लास्ट 3 सेकंड्स के अंदर अगर मैं ये दबा रहा हूँ, बट उनको एक फीलिंग आई और उस फीलिंग को उन्होंने बयान कर दिया. अब एट व्हाट पॉइंट, तो यहाँ पर मैं कॉन्वर्सेशन लेकर आता हूँ एक्सप्रेशन की तरफ, कि किस हद तक एक्सप्रेशन जो है वो ठीक है, या तो फिर उसका एक साइड तो ये हम कहते हैं कि लोग एक्सप्रेस करें, दैट्स फाइन, और जो एक्सप्रेशन को ले रहा है वो उसको इग्नोर कर दे. क्योंकि ये सोशल डिलेमा एक बड़ी मशहूर डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि यार ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड एज अ स्पीशीज टू टेक फीडबैक ऑन द लेवल दैट इज बीइंग गिवन राइट नाउ थ्रू दी सोशल नेटवर्क्स. सो इफ़ आई सिट हियर, इसी की एक और मिसाल है, माई वाइफ इज़ ऑल्सो डूइंग अ पॉडकास्ट. तो जब मैंने पॉडकास्ट की ना, तो मुझे लोगों ने आगे कहा कि मुज़म्मिल भाई आप इतनी 1.5 घंटे की पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके उसके हमें पता ही नहीं होता कि 20 मिनट बाद क्या कॉन्वर्सेशन होगी. तो हमने चैप्टर्स बनाना शुरू कर दिया, हम वो लिख के डाल देते हैं, नज़र आ रहा होता है कि अब ये सवाल से इस टाइम तक ये सवाल है, इस टाइम से, तो लोगों ने दे कैन फॉरवर्ड थ्रू देयर मोस्ट रेलिवेंट. हमने स्टार्ट किया, उन्होंने भी चैप्टर्स डाल दिए, नीचे कमेंट आया आप ये चैप्टर्स डाल रहे हैं, सारा का सारा जो है ना उसकी वजह से क्यूरियोसिटी का एलिमेंट ख़राब हो रहा है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस. मैंने घंटे की पॉडकास्ट की, लोगों ने मुझे कहा कि यार आपकी बहुत लंबी होती है, मैंने आधे घंटे की करना शुरू कर दी. मुझे लिटरली अब कॉमेंट आ रहा है कि यार आधे घंटे की क्यों घंटे की करें, मैं किधर जाऊँ भाई. सो मैं घंटा जाऊँगी. अब बात देखें, बात ये देखें, असल में ना मैं कहता हूँ कि पिक्चर पूरी देखनी चाहिए. सोसाइटी में एवोल्यूशन प्रोसेस हर तरफ हो रहा है. सिर्फ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर इवॉल्व नहीं हो रहा, फीडबैक देने वाला भी देख रहा है कि यार अगली दफ़ा ऐसी बात चवल मारूंगा तो ब्लॉक हो जाऊंगा, ये बात नहीं करनी. ठीक है, लोग हर तरफ थोड़ा थोड़ा ये चीज़, एक तो एवोल्यूशन प्रोसेस सबका जारी है. राइट. दूसरी तरफ आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी का जर्नल जो हमारी, क्योंकि आपकी फॉलोइंग है ज़रा इसी सोसाइटी को उसके लेवल पे परखना बड़ा ज़रूरी है. मसला ये है कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो इंटरनेशनल मार्केट्स को कम्पीट भी करता है और उस तरह की चीज़ क्रिएट कर रहा है. मंडी बहाउद्दीन में बैठा हुआ बंदा जो कमेंट कर रहा है वो कभी जो है इस्लामाबाद नहीं आया. नो ऑफेंस टू मंडी बहाउद्दीन, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है, लंडी कोतल में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, पिंडी में बैठा हुआ भी एक बंदा ये काम कर सकता है, जिसका एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड है, जिसके पास, लेकिन उसके पास जो है वो 4G 3G आ गया है, उसके पास 3,000 रुपये में स्मार्टफोन आ गया है, वो कमेंट भी कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ओपिनियन आ गया मेरे पास, अब मैं दे सकता हूँ सारी बात. राइट. सो उस तरह के कमेंट्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं. तो लोगों के पास वो जो क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है, माइंडफुल ना होने का जो रवैया ओवरऑल कौमी लेवल पे पाया जाता है, तो वो आपको वहाँ पे भी उसकी रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाती है. लेकिन इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर जिस पॉइंट से देख रहा है ना उस बात को,
अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कहने दीजिए कि अक्सर कंटेंट क्रिएटर सोसाइटी का जो बहुत लोएस्ट तबका जो आमतौर पर उनके फॉलोइंग में मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करता है, उनके बैकग्राउंड और उनकी हालातों अतवार से नावाकिफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही 100%। यार इसका चक्कर क्या है, ये इसके ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव क्या है, इसके नज़दीक जो है वो मज़हब की क्या वैल्यू है, इसके नज़दीक जो है वो एक किताब की, मतलब एक बंदा जो है वो मतलब किताब पढ़ता है, उसने बाथरूम के अंदर एक किताब रखी हुई है, ठीक है, वो कहता है यार मैं यहाँ पे भी जो है टाइम नहीं ज़ाया करता और मेरी ये बाथरूम में जब मैं आता हूँ तो ये किताब में पढ़ता हूँ। एक बंदा नीचे आता कहता है तुम किताब की बेहुरमती कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब वो किताब को कैसे लेता है और ये किताब को कैसे लेता है, ठीक है, आप किताब कुछ भी हो, वो अपना एंगल है उस चीज़ को। अब बात ये है कि इस चीज़ को समझने के दोनों के पर्सपेक्टिव वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, राइट, ये इसको भी थोड़ी सी मतलब चिल पिल लेने की ज़रूरत है और उसको भी देखना है कि इसका पर्सपेक्टिव चीज़ों में क्या है। उसमें एक जनरल रवैया है जो दुनिया के अंदर भी और ख़ास तौर पे मैंने कहा साउथ एशिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लैग करता है। वो अगेन वो क्रिटिकल थिंकिंग का रवैया, हम किसी बारे में हमारे यहाँ चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी सियासत में नहीं है, हमारी मजहबी तालीमात में नहीं है, मतलब तकलीद का रवैया है। हम जो है कुछ भी किसी चीज़ में भी इनोवेशन जो अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो वो डिस्पाइट ऑफ द सिस्टम कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम, राइट। सो उस सारे रवैये की डिपिक्शन जब आपको मिलती है किसी रॉ ओपिनियन उसके अंदर, तो आप कहते हैं यार ये लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। अभी वो महविश हयात साहिबा ने अपनी कोई तस्वीर लगाई थी कुछ फूलों के साथ, राइट। तो वो मैंने उस पर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि यार कुछ लोगों ने बड़े अजीबोगरीब से कमेंट्स किए। मैंने कहा इनके वॉल्स पे जाके देखते हैं ये कौन लोग हैं और एक्सेस करते हैं पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को, ताकि इनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना जितने भी पुठे सीधे कमेंट्स थे ना, उनको मैंने जाके स्क्रीन रिकॉर्ड करके 5 मिनट की वीडियो बना दी। सर 3 फैक्टर कॉमन निकले सारों के अंदर। आप मेरी वॉल पे वो वीडियो मौजूद है, तो मतलब उसके कोई 5,000-6,000 शेयर्स भी हुए, लेकिन 3-4 फैक्टर्स कॉमन थे। अब मैं फैक्टर्स का नाम नहीं लेता, लेट्स नॉट गो देयर, क्योंकि आई हैव बीन देयर इन माय सेकंड एपिसोड एक्चुअली एंड आई हैव गॉटन अटैक्ड फॉर इट। हालांकि मैंने उनको मार्जिनलाइज नहीं किया था, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक प्रोफाइलिंग क्रिएट की थी कि ये प्रोफाइल ऐसी है जो कि इस तरह का काम करती है। और ऐसी वजह क्या है कि यार ये सब में ये कॉमन क्यों है, कोई कॉमन ये चीज़ है, कोई फैक्टर है, कोई वजह होगी। तो ओवरऑल जो क्रिटिकल थिंकिंग और माइंडफुलनेस जो लैक करती है कौम के अंदर, वो वहाँ पे आपको नज़र आती है और लोगों को लगता है कि वो स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हैं। अगर वो आपके सामने हो, ये जो मैसेज को एजुकेट करने वाली बात है ना यहाँ पे, अगर वो आपके सामने हो तो शायद इतनी बदतमीजी का वो मुजाहिरा ना करें। 100%। इसकी मैं बड़ी बेसिक सी मिसाल देता हूँ। जब भी मैं टॉक्स वगैरह पे जाता हूँ कि एक्चुअली 2 बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें हैं। पहली ये है कि जी जब आप जाते हैं और जाके आप कोई ऐसी बात करते हैं, और मैं खासकर अपर मिडिल क्लास लोगों की बात करूँगा, हमारी अपर मिडिल क्लास जो है ना उसने अपनी वर्किंग क्लास को बड़ा डिह्यूमनाइज़ किया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके घर में जो वर्कर्स हैं, जो बाहर दूसरे लोग हैं, उन्होंने बड़ा डिह्यूमनाइज़ किया हुआ है और उन्होंने उनको जो है ना एक आर्म्स लेंथ पे रखा हुआ है। देयर वर्कर्स फॉर देम, देयर नॉट जस्ट अनदर पर्सन डूइंग जस्ट अनदर जॉब। और जब वो आते हैं और आके कोई आगे पीछे अजीब व गरीब बात करते हैं ना, तो आपने दिमाग में एक अफसर और एक वो वाला एक आपने मेंटालिटी बनाई हुई कि आप कहते हो कि यार इसके तो मेंटल लेवल या इंटेलेक्चुअल लेवल ही है, तो मैं तो इससे इंगेज करने का फ़ायदा नहीं है। अब जब वो सोशल मीडिया पे आ गया ना, तो वही बंदा जाता है और जाके कहीं कमेंट करता है, और अब आप पहली दफ़ा उसको फ्लैट लाइन पे लेकर आए हो, ऐसे ही, और आपको बड़ी अजीब लगती है ये बात। और समहाउ बहुत सी जगहों पे उसके फॉलोअर्स और उसके फ्रेंड्स और उसके टिकटॉक पे खास तौर पे, और मेरी सेकंड मिसाल जो है वो टिकटॉक की है। वहाँ पे जो लोग उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, वो उसकी बात सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं। और तेनू तेरी बीवी दूसरी वाली सालन नहीं देंदी तो दे कोई 5,000 फॉलोअर ने, तो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो इन द फर्स्ट एग्जांपल वो जो कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो सोशल मीडिया पे जाके उसको कह रहा है जाहिल के बच्चे, यहाँ 4 गालियाँ व्हाटएवर, नॉट रियलाइजिंग कि यार अगर उस बंदे की अपब्रिंगिंग तुम्हारे लेवल ऑफ इंटेलेक्ट के ऊपर नहीं हुई, तो तुम्हारी तो ये प्रिविलेज है कि तुम्हारा बनता है कि तुम हाथ उठाओ के उसको ऊपर लेकर आओ, रादर देन के लात मार के उसको नीचे गिराओ। ऐसा ही अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरा एक वो आता है कि फ्रॉम योर प्रिविलेज्ड एंड अपर मिडिल क्लास, कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और ये इंटरनेट के आने के बाद मज़ीद सिचुएशन कंपाउंड हुई है। टिकटॉक की दूसरी बहुत बेहतरीन मिसाल है कि हमारे जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, वो टिकटॉक को देख के कह रहा है कि देखो ज़रा टिकटॉक माहौल ख़राब कर रही है। ऐसे ही टिकटॉक माहौल ख़राब नहीं कर रही, टिकटॉक पहली दफ़ा बता रही है माहौल है क्या। अच्छा, वैसे ये बात भी दुरुस्त है, और साथ साथ बसा औकात आप चेरी पिक कर रहे हैं ना टिकटॉक से। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहते हैं यार औरत मार जो है बेहयाई फैला रही है, ये 4 नारे हैं, देखो किस कदर बेहयाई फैला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 400 और नारे हैं, वो कभी डिस्कशन का पार्ट नहीं बनते। सो चेरी पिकिंग, और खुद वहाँ कभी जाना नहीं। हाँ, खैर बात आप मुकम्मल करें, आप कह रहे थे कि इससे तो आपने बेसिकली आपका
the reason why TikTok is such a big problem right now is because the masses are now over Exactly. there. आपको लगता है कि यार हैं अब दानियाल अख्तर भी है और शरफू कमालुद्दीन भी है, हाँ, मतलब दोनों वहाँ पे हैं, और मतलब हाउ डेयर ही. how dare he? And the biggest problem जिससे आपकी नींदें खराब हो रही हैं वो ये है कि यार उसके पास आपसे ज्यादा फॉलोअर हैं. ऐसा ही है. वो एक ब्रिक किल्न वर्कर है या वो कोई किसी रेस्टोरेंट का वेटर है और वो 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा है और आप तो 2 लाख पे बैठे हुए थे. ऐसा ही है. एंड और ये वही है कि जब आपकी कॉल नाइट पैकेजेस चलते रहे थे जब तक कि आपके ड्राइवरों को नहीं मिले थे. जब आपकी वर्किंग क्लास को नाइट पैकेज मिले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी यूथ खराब हो रही है. ऐसे ही है. जब सोशल मीडिया आपके पढ़े लिखे लोगों के पास था तो ठीक था, जैसे ही मैसेज के पास गया तो यूथ खराब होना शुरू हो गई. बिल्कुल सही है. अब ये इसको मैं चूंकि तस्वीर को मुकम्मल देखने के हक में हमेशा होता हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि यार एक बंदा जो है जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके ओपिनियन को आपने अब कितना सीरियस या कितना वो नहीं लेना. क्या ये बात उसका वहाँ पे मौजूद होना और उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स को एंजॉय करना उसका हक है? बिल्कुल हक है. अब 3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ क्या वो हर चीज़ पे राय दे सकता है? ये एक और बात है. अब क्या जो वो राय दे रहा है वो सही तरीके से दे रहा है? ये एक और बात है. तो हम बिल्कुल उसको इस बात की उस मतलब जड़ से नहीं काट सकते कि वहाँ उसको होना ही नहीं चाहिए. राइट. चीज़ें इवॉल्व जब हो रही होती हैं तो आपको ये मानना है, जो अगर एजुकेट मासेस को करना है तो मुख्तलिफ लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे तो मुख्तलिफ हैं यार. मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ मेयर्स रिक्वायर्ड है ना. एक अपर मिडिल क्लास की हमने बात की तो हमने थोड़ा सा, मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हम उस प्रेमिसी ला रहे हैं कि यार उसको पता है असल में. हाँ बिल्कुल ऐसा है. नहीं मैं तो अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक उनको खास तबके के साथ बायस का शिकार है, लेकिन अदरवाइज उसको पता है. हाँ, बात मैं तो कहता हूँ ये भी नहीं है. आई एग्री. उससे ऊपर का जो तबका उसको देखेगा वो कहेगा कि चवल है. यार मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी लगता है कि एक तो ऊपर तबका है ना. हाँ, ये मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो नीचे का तबका है बहुत सी दफा में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, खासकर ट्विटर के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि हमारी अपर मिडिल क्लास जो है ना वो नीचे वालों के मसले बताने की कोशिश कर रही है. पता उनको 2 रुपए का भी नहीं है और वो नीचे वाला आके एक्चुअली उसके काउंटर दे रहा है, कह रहा है भाई ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहती है तुम तो जो है ना एक्चुअली जाहिल हो, तुम्हें पता ही नहीं है. ऐसे ही. अब फॉलोअर्स के जोर पे बहुत सी चीज़ें लोग करवा भी लेते हैं किसी पोजीशन की वजह से, किसी भी वजह से. अब इसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं. मसला ये है कि जब आप देखेंगे यार अच्छा हर तरफ ये हो रहा है, पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ भी कर रही हैं, यंग लोग भी कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास भी करिए, एलीट क्लास भी करिए, लोअर क्लास भी करिए. मसला कहाँ है? इसको कम कैसे किया जा सकता है? इस पे तो हम अगले 2 घंटे बात कर सकते हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या क्या किया, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त मिसालें. राइट. मसला ये है कि आपने ये देखना है कि वतन अजीज़ के अंदर जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अब कहाँ पे आपने किस चीज़ को हेट स्पीच करार देना है कि यार ये बात ठीक नहीं है. ठीक है. कहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी है और कहाँ पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड एक्शन आती है. राइट. किसी के नज़दीक मेरा मुंह खोलना ही, ताहिर शाह का गाना गाना ही हेट स्पीच है, ऐसा ही. रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही सिंग्स. राइट. किसी के नज़दीक जो है सिर्फ आपको बोलना ही हेट स्पीच है कि नहीं यार मैंने तो चंगा ही नहीं लगता. तो क्या आप उसे कहेंगे सिंस आई डोंट लाइक हिम और हर तो इसको पुट हिम डाउन? नो. सो अब आपने ये देखना है कि अगर वो चीज़ मेरी सिविल लिबर्टीज़ के अंदर, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, रोक रही है, उनको मुतासिर कर रही है, वहाँ से मैं एक्शन डिमांड कर सकता हूँ. ठीक है. मसलन मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के ओपिनियन था, आप कहते हैं कि यार फॉर इंस्टेंस जो है वो फ्रांस की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट होना चाहिए. मैं कहता हूँ यार उन्होंने प्रोडक्ट के पैसे दे दिए, मार्केट में लोकल जो वो बंदा है उसकी दुकान पे पड़े, वो पैसे देख के लाया है, सारे क्रेडिट शेडिट हो चुके हैं, अब लोकल इकॉनमी को नुकसान होना है, इसको चलने दें. 2 ओपिनियंस आ गए. राइट. अब अगर इसके पास तीसरा ओपिनियन आता है कि तुम चूंकि ये ओपिनियन जो कर रहे हो, तुम यहूदो नसारा के साथी हो, साथी होने की वजह से तुम जो है वो अपने इस्लाम से फिरने जा रहे हो, तुम मुर्तद के खाने में आ रहे हो और मुर्तद वाजिबुल कत्ल. सॉरी सख्त बात है थोड़ी, कोरिलेशन ड्रॉ करके. तो आप वो उसको करते करते वहाँ के कहाँ ले जाते हैं. अब मैं देखता हूँ कि यार अच्छा अब इसके अंदर और फिर वाजिबुल कत्ल इंसाइटमेंट आ गई ना, वायलेंस के लिए वो चीज़ आ गई. अब यहाँ पे कानून को एक्टिव होना पड़ेगा. राइट. हमारे यहाँ जो साइबर लॉ है या हमारे यहाँ जो कानून बनाए जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, उनको भी स्कोर बराबर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है. एक के जलसे पे पाबंदी लगेगी, दूसरे के जलसे पे पाबंदी नहीं लगेगी, कोरोना दोनों तरफ एक जितना है. ठीक है. बहुत सी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जब गवर्नेंस पे बात आती है, जब हमारे सिस्टम से बात आती है, इंस्टीट्यूशंस पे बात आती है, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा देखना है कि हाउ डू वी मेक स्ट्रॉन्ग एंड बेटर लॉज. स्ट्रॉन्ग से आमतौर पर एक और सेंस चली जाती है. तो आप जब इस तरह की बात करते हैं जहाँ पे मुझे पता हो कि यार अच्छा मैं ओपिनियन दूंगा, लेकिन अगर मैं किसी लड़की की तस्वीर के नीचे जाके लिखूंगा
कि तुम नंबर तो दो या कुछ कोई ऐसी बात करके मैं लिखूंगा तो भाई ये काबिल ताज़ीर जुर्म है और मैं अंदर हो सकता हूँ इस चक्कर में। हाँ, ठीक है। हाँ. तो आपको क्या होता है कि आप थोड़ा सा यू बिहेव लिटिल। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे अब इंस्टीट्यूशनल क्योंकि चीज़ इतनी आ गई, अब ऐसे चीज़ तो रहा नहीं, मतलब लोग डीसी साहब ट्विटर पे बताते हैं कि क्या होने वाला है, मीडिया पे तो बाद में आती है। अब ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, बाकी सोशल मीडिया से न्यूज़ जनरेट होती है, पहले अदरवाइज अदर वे अराउंड। तो अब जहाँ से न्यूज़ जनरेट हो रही है, जहाँ पे हर बंदा है, वो आपने हेल्थ के लिए जाना होता है, आप डायरेक्ट किसी इंटरनेशनल को कहते हैं कि यार मेरा ये मसला है, अक्सर हमने देखे हैं केस ऐसे सॉल्व होते हुए, डायरेक्ट रीच आ गई। तो अब देखना ये क्या है कि जो डायरेक्ट हमारे पास जो एक्सेस आई है, इसके हवाले से इफेक्टिव लॉ मेकिंग होने की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि लास्ट बात, जब लॉ मेकिंग करने की हम तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बैन कर दो। रेगुलेशन में मैनेज चाहिए ना, और काम जवान की मौत है, बिल्कुल नहीं करना। राइट। आप बैन कर दो स्ट्रेट। बसंत से नुकसान हुआ चंद, आप बैन कर दो पूरी, मतलब कितना बड़ा ट्रेडिशन, कल्चर, इकोनॉमी, सारी चीज़ें बैन कर दो, रेगुलाइज, क्योंकि इसके लिए मेहनत चाहिए। हाँ, अब मैं इसमें ना आई लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस। आपने कहा लॉ मेकिंग, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टॉक अबाउट लॉ मेकिंग, बट आई ऑल्सो पर्सनली फील लाइक अगर मैं रेगुलेशन की बात करूँ, सोशल मीडिया की रेगुलेशन जो ये आ रही है, अच्छा इस रेगुलेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सही हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं। हम कॉन्स्टेंटली बैन के ऊपर परेशान हो रहे हैं, हालांकि उसमें बड़ा क्लियर कट डिफाइन हुआ है कि क्या 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 करना है और क्या नहीं होगा तो बैन होगा। ये रेगुलेशन भी मुझे पता है कि ये बैन की तरफ लेकर जाएगी, नॉट बिकॉज ऑफ सिंपली नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार ये रेगुलेशन गलत थी या क्या था, या रेगुलेशन नहीं थी तो उससे क्या हो रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल है, आई वांट टू गो बियॉन्ड द कन्वर्सेशन ऑफ सोशल मीडिया, बट आई फील है कि लॉ मेकिंग के ऊपर हम हमेशा कहते हैं लॉज बेहतर होने चाहिए। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज क्या है? ऐसे ही हमारे यहाँ स्टेट की रिट क्या है? हमारे यहाँ पुलिस वाले को देखें, सब बड़ी सिंपल सी बात है, आप वेस्ट में जाएं, जो जिसको आप तो नहीं बट सोसाइटी एट लार्ज जो है वो कहती है जी वाह व्हाट अ सिस्टम। वहाँ पुलिस वाले को टच करें, वो आपको कैसे पकड़ के उल्टा करेगा, नीचे मारेगा और हथकड़ी लगाएगा। आप लड़की हो, आप आंटी हो, आप जो भी हो, उनके यहाँ मोरालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन क्या किस तरह। पाकिस्तान में पुलिस वाला आपको टच करे, आपका तो तूने टच कैसे कर लिया मुझे राइट। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा टची भी है ना। एंड वी आर गोइंग टू, यस आई एग्री, इस पे मुझे पता है कमेंट क्या आएगा कि सर वो बड़े करप्ट हैं। मान लिया वो करप्ट हैं, बट the solution, the conversation should be कि यार how do we reduce corruption and increase। अच्छा, ये बड़ी बातें इकट्ठी आ गई हैं। हाँ, वैसे मतलब मोरालिटी की दरमियान में बात हुई, इससे पहले कि कोई बंदा आके कि आप कहते हैं उनके यहाँ मोरालिटी नहीं है, मतलब मोरालिटी है, मतलब हम ये कहते हैं कि उनके यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी बेस पे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो हम मोरालिटी का एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ही है। सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोरालिटी हमारे यहाँ उनके यहाँ नहीं है, मैं कहता हूँ हम उसको एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं। वो हमसे ज़्यादा, मैं तुर्की गया था अभी, तो तुर्की में कुत्तों और बिल्लियों की पाकिस्तान से के इंसानों से ज़्यादा जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट है, मजाक के अलावा। उनके कुत्ते और उनकी बिल्लियां यार हमने इतना टोरल दिखाया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ यार। नॉट फेयर। शायद हो जाए, आई होप के हो जाए, नॉट फेयर। बट आई फील है कि वो द रीजन वाई उनके कुत्ते और बिल्लियों की रिस्पेक्ट है क्योंकि उनके यहाँ लॉ है ऐसा जो कि जो है ना, उस कुत्ते और बिल्लियों को कुछ हो जाए ना तो उनका बंदा अंदर हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। हमारा पाकिस्तानी जिस दिन दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करता है वो सेट होता है। सही बात। आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो जितनी जानवरों की इज्जत करते हैं हम इंसानों की नहीं करते। हम इंसानों की नहीं करते। बात से ये लगा कि पाकिस्तानियों की शायद वहाँ इतनी इज्जत नहीं। नहीं, पाकिस्तानी से बड़ी इज्जत है। यही सर, ये क्लैरिटी आ जाए। हाँ, बड़ा अच्छा आपने क्लैरिटी दे दी। द मिनट वी लैंड, वो दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जो पाकिस्तानियों को बट एनीवेज अच्छा, वही मैं पुलिस के पास गया, पता लगा कुर्द हैं जो कि चोरी में मुलव्वस हैं, तुर्क नहीं। बट नॉनदलेस क्लियर कर रहे हो साथ। नॉनदलेस मेरा ज़ाती ख्याल ये कि इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और इम्प्लीमेंटेशन का मकसद क्या है कि जी फॉर एग्जांपल मैं साइबर क्राइम की बात करता हूँ, हमारी लड़कियों को हरासमेंट का साइबर क्राइम लॉ में ऑलरेडी डेफिनेशन हुई भी है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कौन बात कर रहा है? 3 अफसर हैं पूरे पाकिस्तान के केसेस सॉल्व करें, तो भाई उसको 30 करें, उसको 300 करें, उसको 3000 करें। बेशक ऐसे भाई, मैं जब अब लॉ की हम बात करते हैं तो आमतौर पर इम्प्लीमेंटेशन को हम कपल्ड करके देख रहे होते हैं। उसके बगैर, इम्प्लीमेंटेशन के बगैर तो लॉ कुछ नहीं। आप जो इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है वो कितनी शफाफ है, कितनी वो कितनी अकाउंटेबल है, वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्कोर बराबर करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रही। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वो ये चीज़ें भी देखने वाली और जो कि हो रही है, बिल्कुल हो रही हैं। मैं जैसे आप साइबर क्राइम्स की हमने बात की तो हमने इसमें देखा कि चंद ख़ास तरह के ओपिनियंस हैं। मतलब वो आप जब वो सवाल उठाते हैं तो आपको कहते हैं कि नहीं यार ये इस पे बात नहीं हो सकती, पिक एंड चूज। बल्कि फिर पार्लियामेंट में भी ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं कि यार इसके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। मतलब जो जोशीले जज्बाती लोग हैं, थोड़ा सा, मतलब वो ये बात नहीं होनी चाहिए किसी भी तबके पे, सियासतदान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, फलाने के खिलाफ नहीं, फलाने के खिलाफ।
मुझे ये लगता है कि हम उस जद में बहुत सी चीज़ें स्कोर बराबर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और चूंकि मेरे नज़दीक जनरली ओपन सोसाइटीज़ आर बेटर देन द क्लोज सोसाइटीज़। जनरली अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे मैं कहूँ कि अच्छा यार कोई बैन नहीं है, उसके अंदर लोग इवॉल्व कर रहे होते हैं, लोग चीज़ें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। लेकिन अब वेस्ट जो है बिल्कुल ओपननेस से भी आ गया कि अच्छा नहीं यार थोड़ा सा डिफाइन करना चाहिए। ज़रूरत थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार मार्किंग करनी पड़ेगी कि यार क्या कौन से डेंजरस एरियाज़ हैं जहाँ पे उस तरह से बात नहीं हो सकती है। तो लॉज भी होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, मैं पाकिस्तान के ना केस हमारा जो मसला है ना वो 5, 6, 8, 10, 12, 20 डायमेंशनल है। कि यहाँ पे आप कहते हैं कि अच्छा यार जब लॉज बन के इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो जो गवर्नेंस का ओवरऑल सिस्टम है, जब मैं आपसे सवाल करूँगा कि यार पाकिस्तान में किस तरह की गवर्नेंस है, तो थोड़ी देर बाद जब आप इसको फर्दर देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये मुझे लगता है थोड़ी बहुत ना कॉलोनियल रिजीम की थोड़ी बहुत कॉन्टिन्यूएशन है, वन वे और द अदर। थोड़ी बहुत मतलब जस्ट अब थोड़ा ज़्यादा जेंटल हो रहा है मेरा सर। तो उसमें आप कहते हैं कि यार ये कॉलोनियल रिजीम जो है वो एक उसी तरह था कि मतलब आप फौज है या एक महकमा है, उसके साथ आपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दिया और चीज़ें वैसे चल रही हैं। बहुत सी चीज़ें आपको, और फिर जहाँ कॉलोनियल स्टेट्स जो रही हैं उनका खास रवैया रहा है, वहाँ के लोगों का एक खास रवैया। फौज, इदारे, सियासतदान दुनिया पूरी में ऐसे एक्ट नहीं करते जैसे हमारे यहाँ करते हैं। और ये जब आप ओवरऑल पढ़ते हैं कॉलोनाइज्ड लोग कम्युनिटीज़ की या मुल्कों की हिस्ट्री, तो आपको लगता है कि यार इनके अंदर से वो बातें अभी गई नहीं हैं। तो आपका ओवरऑल रवैया चूंकि लोगों को कंट्रोल करने का है, और कोई बात भी जो क्वेश्चन करे, जो लोगों के जहन को खोले, आपको लगता है वो आपको थ्रेट है। कोई भी पावर कंट्रोल करने का या पावर फ्रीक है, उसको कंट्रोल फ्रीक है पावर का, तो उसको लगता है कि यार ये बात जो है ना इवेंचुअली जो लोगों को जब उनके अज़ान खोलेगी तो वो सवाल करेंगे तो मामलात ख़राब होंगे। तो इसलिए उसके लिए फिर आप डिफरेंट तरह के चीज़ें तराशते हैं। तभी आप पॉलिटिकल, आपने करप्शन की बात की, करप्शन बहुत ज़्यादा। मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें ना जावेद अहमद गामदी साहब से किसने सवाल किया कि जनाब देखें जो मजहबी नुमाइंदगी है, मौलाना फजलुर रहमान जैसे करप्ट लोग भी जो है वो उसको वो करते हैं वगैरह वगैरह। अब गामदी साहब और फजलुर रहमान साहब के ख्यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बल्कि ज़मीनों और आसमानों का फ़र्क। ठीक है, गामदी साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये आपको किसने कहा, किस कोर्ट ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान करप्ट? तो सबको पता है करप्ट नहीं, ये क्या बात है कि सबको पता है? मैं अपनी महफिल में ऐसी बात नहीं होने दूंगा जहां पर लोगों पर बहुतान तराशी करे। जो बड़ी एक पावरफुल बात है, बिकॉज मौलाना फजलुर रहमान इज एन ओपोनेंट, एग्जैक्टली समवन हु वुड राइट ऑफ गामदी साहब इन अ मिनट। जी बिल्कुल। बट टू एक्चुअली से कि यार ठीक है ही इज एन ओपोनेंट बट इन अ लॉजिकल वे। आप ये जो करप्शन वाली बात है, आपने पूरी आपने कहा ना, आप सरकार जितनी गवर्नमेंट्स आई गई तोड़ी, सब ने इसी वो किया। तो इसको पहले ये भी देखना कि अच्छा यार जो करप्शन है उसको चलो हम ज़रा देखते भी हैं कि जो आर्गूमेंट है ये कितना डेप्थ में असल में है, या ये वो नैरेटिव है जो इतना क्रिएट कर दिया गया है कि आप देखें तो आप कहें ये करप्ट सियासतदान जा रहा है। मतलब बचपन में हम पढ़ते थे ना कि जो जिसको कहना हो कि यार जो बड़ा मक्कार हो, हम कहते बड़ा सियासी आदमी है। तो आपने कॉनोटेशन ऐसी कर दी, उसके साथ अटैच कर दी कि यार वो नेगेटिव है। हाँ, जो थोड़ा सा स्मार्ट है उसको आपने तेज कह दिया, तेज टाइप है। अच्छी बात है यार, तेज है, स्मार्ट है यार, इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, मतलब गोरे कहते हैं प्रोएक्टिव है, मतलब इट्स बीइंग गुड, बीइंग प्रोएक्टिव। इसी तरह वो बड़ा सियासी आदमी, यार देखो कभी आपने ये नहीं कहा कि यार बड़ा फौजी आदमी, माजरत या कभी आपने कहा बड़ा डॉक्टर लग रहा है यार तो आज बातों से, मतलब मैं जरा क्लैरिटी दे दूं ताकि वो ना कभी आपने कहा यार इंजीनियर लग रहा है, तो आप कहते हैं सियासी। तो बहुत सा दफ़ा आपने क्या करते हैं कि आप डेमोनाइज करते हैं और उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के मसाले डाल देते हैं। अब आप देखते हैं कि अच्छा यार किस मसाला, जो कौन सा ऐसा मसाला है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, किस मसाले का काउंटर पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर आप देखते हैं यार मैं जब सियासी बात करता हूँ तो लोग जो है वो इसका जवाब दे देते हैं, कोई और आगे सियासी बात ले आते हैं। सियासी बात पे तो डिसएग्री किया जा सकता है, पॉलिटिकल थ्योरी है, आप डिसएग्री करते हैं, आप कहते हैं किसी फलां पॉलिटिकल सिस्टम या थ्योरी से मैं इत्तेफाक करता हूँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चाहिए, मतलब हमें ये सिस्टम चाहिए, हम पार्लियामेंट नहीं, हमें ये होना चाहिए, सारी चीज़ों में बात हो सकती है। फिर आप कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें ले आओ जिन पर बात ना हो सके, फिर आप मज़हब को चूरन भी दरमियान में ले आते हैं। आप कहते हैं कि हाउ डेयर यू के मेरे, मतलब जब मज़हब पे बात आ गई, बहुत सी चीज़ों पे ऐसी बात होगी जिनको अकली बुनियाद, अकीदा है ना, मेरा अकीदा है कि खुदा मौजूद है, मैं इसको सियासी आग मुझे कहें कि यार नहीं साइंस से साबित करो, तो मैं नहीं साबित कर सकता कि खुदा मेरी शहरक से करीब, एटलीस्ट आज की तारीख में नहीं कर सकता। तो बसा औकात अब ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, सुप्रीमेसी के कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, किसी भी, चाहे वो किसी इदारे की हो, चाहे वो किसी ख्याल की हो, चाहे वो किसी शख्सियत की हो, ताकि लोग सवाल ना कर सकें। जब सवाल नहीं कर पाते
तो होता क्या है कि फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होना शुरू होती है। फ्रस्ट्रेशन जब क्रिएट, मैं बताऊंगा कि ये बात इस तरफ आई क्यों, और जब फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है तो वो मुख्तलिफ डायमेंशंस में निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके अंदर धुआं भर जाए और आपके अंदर मुख्तलिफ सुराख हों, मतलब इनके अलावा जो हैं, तो आप में से धुआं निकल रहा होता है, राइट। सो सोसाइटी की ये जो एजिटेशन है वो मुख्तलिफ तरह से निकल रही है। मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल सोसाइटी को इनकरेज करना चाहिए बीइंग ओपन, क्वेश्चन करने की आज़ादी होनी चाहिए, लॉ इम्प्लीमेंट जब हो तो बराबरी से होना चाहिए। डेमोनाइज करने का आपने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी, हम पुलिस को कहते हैं छिलड़ जा रहा है, फलाना जा रहा है, फलाना। मसाइल हैं, घर के मसाइल हैं ना, उनको हल करना है। जितना कुछ हमने उनको बजट, जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उनके साथ हमने ये भी देखना है कि यार अच्छा इसमें क्या हो सकता है। तो किसी भी तस्वीर को देखना मैं इनकरेज करता हूँ कि यार पूरी तस्वीर देखें, और जो कहने लगे हो ना थोड़ी देर सब्र कर जाए। कोई क़यामत नहीं आने वाली, कहीं मैंने नहीं पढ़ा कि यार कोई बंदा सब्र किया और उसकी मौत वाक़या होगी। गूगल करके देखा है, कोई रिजल्ट्स नहीं आए, 0.3 सेकंड में भी कोई रिजल्ट नहीं आया। सो थोड़ा सा ठहराव लाएं। जनरली बात यह है कि अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक ठहराव वाली जो आपने बात बोली ना, बिकॉज आई फील लाइक कि दरमियान में बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें कहीं जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल, एंड आई विल गेट टू दैट बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम, बट जो बॉटम लाइन है कि ठीक है, यू से कि एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, यू से कि एवरीबडी इज रेडी टू क्वेश्चन, बट देन द क्वेश्चन विल बी के हाउ इज़ दैट क्वेश्चन बीइंग पुट आउट देयर। क्या वो इस तरह आ रहा है कि नाउ आई नो आई हैव फाउंड द इटर्नल ट्रूथ, और अब मैं आऊँगा और मैं आगे 4 लोगों गालियाँ दूंगा, उसको उस तरह बेइज्जत करूँगा, उसको उस तरह बेइज्जत करूँगा। और ये हुआ है अनफॉर्चुनेटली। पहले हमारे राइट विंगर कम्युनिटीज़ में ये था, उन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया लोगों को कि अब हमारा एक फार लेफ्ट भी बन गया है जो कि उसी तरह आके पढ़ी लिखी लैंग्वेज में आके आपको अटैक करता है। और फिर जो दरमियान की गालियाँ अंग्रेजी में होती है, तो उसकी अंग्रेजी में होती है, आपको हिट ज़्यादा करती है ना। तो आप दरमियान में इधर भी देखते हैं, कुछ गालियों का मज़ा कुछ लैंग्वेजेस में आता है। मैं मिसालें देना चाहता हूँ, लेकिन डेफिनेटली। और उसकी वजह से जो दरमियान में बैठा है ना, और जो मैसेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई पर्सनली फील है कि हमारी मैसेज एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हमारी मैसेज इंटॉलरेंट नहीं है। वो इंटॉलरेंट लीडर्स या इंटॉलरेंट वॉइसेस की बेसिस के ऊपर ना बहक जाती हैं दरमियान में। टेंडेंसी है, मैं थोड़ा सा उससे पोलाइटली डिसएग्री करूंगा, थोड़ी सी टेंडेंसी है लोगों के अंदर। एक माल वो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है। बसा औकात जो लीडर है वो इसलिए थोड़ा सा इंटॉलरेंट होता है या ऐसी बात करता है, उसे पता है कि मैसेज पे वाह करेंगे। किसी हॉल के अंदर आप अच्छी बात करें, स्पीकर है कोई अच्छी बात कर रहा हो, एक आध कोई शरारती बच्चा होता है जिसको होता है कि यार सर जो आपने ये कहा था ना, ये ऐसे करके ना वो एक ऐसी जुगत मारता है, सारा हॉल उस पर तालियां बजा। मतलब बड़ा मुश्किल है मुझे साफ अल्फाज में बात करना, लेकिन वो चक्कर क्या कि घंटा लगाया उसने, घंटा लगाया उसने बात करने में, किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन जैसी कोई जुगत है सब ने तालियां बजाई, ओ जबरदस्त हंस रहे हैं सारे। टेंडेंसीज मौजूद है, और इसकी मैं सबको मार्जिन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं, ऐसा क्यों है हर जगह पे ऐसा ही। जो क्लैप हो रहा है ना उस बात पे, वो उस क्रिटिसिज्म से ज़्यादा खतरनाक बात है। जो लीडर ने बात की है ना, उसके पीछे जो 5,000 10,000 रीट्वीट्स है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है। Brings us to the original conversation कि जो actually the influencer is the product of the society and the society is basically pushing you towards थोड़ा that. सा लोगों के पास, चूंकि दुनिया अब ग्लोबल होम बन चुकी है, बहुत से मतलब लोग वो हैं, तो जिसके पास थोड़ी सी नॉलेज आ गई है डेवलप्ड सोसाइटीज़ की, मैं कहता हूँ उनको थोड़ा सा ये एक्सक्यूज़ नहीं लाना चाहिए क्योंकि मैं सोसाइटी का प्रोडक्ट हूँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी। इसको एक्सक्यूज़ ना लाएं, इसको हम आपको मार्जिन देते हैं, सबको मार्जिन देना चाहिए। लेकिन करें क्या कि जो चीज़ें जहाँ पे एजुकेट करने की ज़रूरत है ना, जहाँ पे हम थोड़ा सा 3-4 चीज़ें, मतलब ज़्यादा लंबी बात नहीं है कि हम उन पे इत्तेफाक कर लें। आप कहते हैं कि यार हर बंदा ओपिनियन आ गया, अब उस ओपिनियन का इजहार कैसे होगा। हम लोगों को सवाल करने का तरीका समझाना शुरू कर दें। हम लोगों को ये बता दें कि यार सवाल करते हुए आप किसी की ज़िंदगी, किसी की ज़ात पात, मज़हब, रंग, नस्ल को निशाना नहीं बना सकते। क्रॉस कटिंग थीम बना देना। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, 14-15 नुकात हैं उसके अंदर, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें आपने उसके अंदर डाली, ठीक है। कितनी बड़ी सानेह के बाद आपने 14-15 पॉइंट्स दिए, ठीक है। और उस पर आपने कहा कि इन पे डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता, इन पे हम कारबंद रहेंगे। हुआ नहीं हुआ एक बात की डिस्कशन। आप क्या करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड कि यार ये 3 चीज़ों पे, मतलब आपको याद होगा कि जब पोलियो का बात शुरू में हुई थी, तो पोलियो की वैक्सीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा था, रिलीजियस बुनियादों पे भी प्रोपेगेंडा था, राइट, ठीक है। खासतौर पर उसामा बिन लादेन के केस के बाद तो बहुत मल्टीफोल्ड हो गया था। फिर आपने रिलीजियस लीडर्स लाए, फिर आपने वो लोग लाए जिनकी बात लोग सुनते थे, फिर आपने उस पर यह कहा कि यार नहीं, ये इस पे हम प्रोपेगेंडा नहीं करने देंगे। 2014 से पहले, APS अटैक से पहले बहुत अपोजिंग वॉइसेस थी। आप गुड तालिबान बैड तालिबान के दरमियान फर्क करते थे। उसके बाद आपका आर्मी चीफ कहता है कि नहीं जी, द ओनली गुड तालिबान इज अ डेड तालिबान। अब ऐसा नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन आपने उस पर इत्तफाक कर लिया कि हम नहीं करेंगे ऐसे।
तो जब आप ये फैसला कर लेंगे ना कि मजहबी, सियासी, ज़ाती बुनियादों पर हम लोगों के, आप पार्लियामेंट में होके खड़े होके, आपके जब प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नहीं थे, आपका अपोजिशन लीडर कहता है कि उसके बच्चों उस पर कमेंट करता है कि पता नहीं है, मतलब माजरत उस तरफ जाने के लिए फ़लाँ चेक कराएं, फ़लाँ का DNA कराएं, फ़लाँ का, और आपका प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे वो कहते हैं कि अच्छा ये बात है तो फ़लाने का तो आप जाके वो कराएं, तो अफ्रीका में तो सारे बच्चे इसकी तरह के हैं। यानी ये देखें कि कितनी रची बसी हैं ये चीज़ें। आप अगर ये इत्तफाक कर लें कि यार हम अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस के अंदर ये बात लिखते हैं कि हम, जो बंदा मजहबी मुनाफरत फैलाएगा, जो बंदा इंसाइटमेंट टू वायलेंस देगा, ये दो बातें, मजहबी सियासी मुनाफरत और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, सियासी चीज़ें जो होती हैं ना उनको आप डिबेट में ला सकते हैं, मजहब को डिबेट में लाना ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोगों का अकीदा है, जज्बात हैं, लोग मतलब जज्बाती, सिर्फ एक महकमा ही नहीं, लोग भी जज्बाती। तो उसमें होता क्या है कि आप ये 3-4 पॉइंट रख लें, आप ये कहें कि यार ये नहीं हम करने देंगे, और जो बंदा ये करेगा हम उसको टिकट नहीं देंगे, चाहे कितना ही अच्छा वो आम खिलाता हो अपने प्रोग्राम में, हम उसको टिकट नहीं देंगे। जो बंदा ये काम करेगा किसी भी चीज़ पे, ये चीज़ें होंगी यार दैट्स ऑफ द लिमिट्स, ये बात नहीं हो सकती है। तो ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है इन चीज़ों, 2-3 चीज़ें, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स भी ये बात रख लें कि यार हम जो बात करेंगे, या हम अपनी कम से कम ये ज़ीरो टॉलरेंस है इस बारे में। जब आप किसी को गाली देंगे, आप कहेंगे फ़लाँ को मार दो, फ़लाँ, इस पे बात नहीं हो सकती है। वायलेंस, मतलब नो टू वायलेंस, पक्का। सिमिलरली, और एक और बात जो हम अक्सर कहते हैं ना कि यार हमारी नेशन बड़ी रिजिलियंट है, हम बड़ी रिजिलियंट कौम हैं। मुझे अक्सर जगहों पे लगता है हम थोड़े ढीठ हैं, रिजिलियंट नहीं हैं। और हम थोड़ा सा ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होता कि आप यार भूल भुला जाते हैं, एंड यू डोंट गिव अ डैम कि यार क्या हुआ, याद रख, इतना रिजिलियंट ना हो भाई। आप इनटॉलरेंस के लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, इनटॉलरेंस के लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है आप इनटॉलरेंस को कबूल किए जा रहे हैं। अब सोसाइटी का थ्रेशोल्ड उधर चला गया है कि जहाँ पे आपको कोई बात लगती नहीं है, तो थोड़ा सा ना एक इसको पीछे लाना पड़ेगा कि यार दिस इज़ नॉट ओके। फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो ये जुगत नहीं मार सकता है। प्राइम टाइम पे एक जो एंकर है वो ये बात नहीं कर सकता है, और अगर ये बात करेगा इट्स नो। तो सिर्फ अगेन मैं समराइज करते हुए कि वायलेंस को जो चीज़ इंसाइट करती हो, जो लोगों के मजहबी अकायद की बुनियाद पर उन चीज़ों के बारे में फ़ैसले देती हो जिनको अकली बुनियादों पर परखा नहीं जा सकता, इन 2-3 चीज़ों के बारे में अगर आप हो जाएं कि यार ये नहीं होने देना, आपको हर चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप रूट कॉज निकालना शुरू करेंगे ना कि एक शख्स एक खातून को क्यों कहता है तुम बेहया हो, तो आपको लगेगा क्योंकि वो मर्द है, उसको लगता है हया का पैरामीटर जो उसके नज़दीक मज़हब ने बताया ये है, उसके नज़दीक जो है मर्द चूँकि अफजल एंटिटी है, उसको इख्तियार है और हल्का फुल्का बीवी को मार भी सकता है वगैरह वगैरह। ये सारा जब आप उससे पूछना शुरू करेंगे ना, यही वजह जब उनकी प्रोफाइल पे आप जाते हैं तो 2-3 कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं। इन 2-3 कॉमन एलिमेंट्स को अगर हम एड्रेस कर लें तो अक्रॉस द बोर्ड आपको बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बात कर नहीं सकता, इस पॉडकास्ट के उससे बाहर चली जाएगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आई थिंक मैं इसमें जो एक चीज़ ऐड करूँगा ना, वो मैं ये ऐड करूँगा कि आपने ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने तो एक कुछ पैरामीटर्स बता दिया, आपने वायलेंस बता दिया, आपने रिलीजन बता दिया, बट इसी के साथ साथ आई फील है कि एक नेशनल कंसेंसस लीडरशिप का भी एक फुकदान है हमारे मुल्क के अंदर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर बंदा अगर अपने साइलों में करेगा ना परफॉर्म, तो फिर बड़ा ईजी एक्सक्यूज़ है कि यार अगर मैं अपनी पार्टी को कर भी लूँ तो दूसरी पार्टी तो अभी उसी को यूज़ करेगी, या मैं अगर अपना इन्फ्लुएंसर होकर मैं ऐसा हो भी जाऊँ तो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स तो यही करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स गेटिंग वर्स। और ये मैं बहुत दफ़ा अपनी पॉडकास्ट में दोहराता रहा हूँ कि हमारे यहाँ लीडरशिप, और वो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे जैसी भी हो, वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे तमाम, ऑल्दो हमारी करंट पार्टी यूथ की बैक पे आई है, हमें यूथ लीडर्स नहीं नज़र आए। ज़्यादातर जो लीडर्स आपको नज़र आ रहे हैं देर ऑल 50+, दे हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 20 years लेफ्ट ऑफ देम। वो भी मैं बड़ा एक्सपैंड करके बोल रहा हूँ। आज से 20 साल बाद पाकिस्तान को कौन चला रहा होगा, कौन सबको एक टेबल पे ला रहा होगा, कौन सॉल्यूशंस, कौन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा होगा, कौन उनके सॉल्यूशंस निकाल रहा होगा, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हम ये क्विक फिक्स किस्म का जो है ना, जो आपने कहा ना कि कॉन्वर्जेशन, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एवरीबडी शुड हैव अ राइट टू कम्युनिकेट, बट द लेवल, द स्टैंडर्ड, द फंडामेंटल ऑफ रिस्पेक्ट नीड्स टू बी देयर। अनफॉर्चुनेटली विद डिजिटल मीडिया हमने ये किया कि हम आम माशरे में कभी भी ये चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे। डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, लेकिन माँ बहन करके नहीं होती हमेशा। बहुत आराम से लोग आके बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वही सेम चीज़ सोशल मीडिया पे एप्लीकेबल नहीं है।
एक बंदा आके एक थ्रो करता नहीं है तो अगले ने भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद जो 4 लोग दरमियान में ताली बजाने वाले आए हैं उन्होंने भी इसी तरह कहना है कि वो तो है ही ऐसा, तू सही कह रहा है, वो दूसरा ऐसा। और अच्छा, सबसे ज्यादा तप उस पर चढ़ती है जो नीचे आके आपके खिलाफ होने वाले कमेंट को आके लाइक कर लेता है, और जिंदगी में कभी उसने आपकी बात पे कमेंट नहीं किया होता। अच्छी बात ऐसा ही है। मैं अक्सर कहता हूँ, आपने कहा लीडरशिप का फुकदार, मैं कहता हूँ लीडरशिप का खला नहीं बैतुल खला है हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे, हर जगह पे आप ये देखें कि फिर जब आप देखते हैं कि अच्छा यार ये है क्यों, पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों है, पाकिस्तान को 20 साल बाद कौन चला रहे होंगे, जवान चला रहे होंगे। कौन जवान? हमारे जवान चला। आप 3 नाम ले दें, मैं आपको आज पे बोलेगा, आप समझे नहीं मेरी बात। अच्छा आपकी मुस्कुराहट बता देगा, अब आप समझ। अच्छा देखिए, चक्कर ये है कि मैं ये जो पहले बात कर रहा था कि मसला है कहाँ से, स्टेम कहाँ। आप गवर्नेंस पे आते हैं ना, आप कहते हैं यार लीडरशिप की कमी है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब इंस्टीट्यूशनल्स वीक होते हैं तो लोगों की चीज़ें जो है अफराद के गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं। हम मोरूसी सियासत के खिलाफ हैं फॉर इंस्टेंस, लेकिन आप जो है शादियां कज़न मैरिज से बाहर नहीं जाते। कोशिश बड़ी मतलब उस पर जाके आप जो है वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसमें आपका जो बोर्ड मेंबर है वो आपका बेगम भाई या अम्मी अबू कोई होता है। आप अपनी बाकी अप्रोचेज में मरूसियत के खिलाफ है नहीं है, आप कहते हैं लेकिन वहाँ पे मरूसियत नहीं होनी चाहिए। चक्कर ये है कि बहुत सी जगहों पर आपको ये देखना है कि अगर जो लीडरशिप की कमी है तो नए लीडर्स इवॉल्व होंगे कैसे, नए लीडर्स इवॉल्व होने का मैकेनिज्म का दुनिया में कैसे होते हैं। इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको मतलब आज से 1 साल पहले पता था कि अमेरिकन इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की तरफ से जो है वो जो बाइडन रन करेंगे। बहुत कम ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप कहते हैं यार नो मैटर हु रन्स, पीछे एक इंस्टीट्यूशन है जो खड़ा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें। तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं समझता हूँ कि हम अभी एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी हैं जहाँ पे हमें कम से कम ये लोगों पे बार बार अपने अहले इक़्तिदार को भी बताना कि यार इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग होने दें। आपने कहा कि हमारी पार्टी यूथ के उस पर आई, यूथ पे मतलब हर पार्टी कहती थी हमारे पास जो है 20 करोड़ हमारे साथ है, लगता था हम 1.5 अरब की आबादी, क्योंकि 4 बड़ी पार्टियों उसके साथ 20 करोड़ की आवाम थी। सो लगता ये है कि हमें इस वक्त करना ये होगा कि यार जहाँ पे हम कहते हैं ना मैसेज को एजुकेट करना है, चीज़ें ये करनी है, सवाल करने की इजाज़त दें। लोगों को डिमोनाइज करना, क्रिमिनलाइज करना, डिह्यूमनाइज करना बंद करें तो लीडरशिप आएगी। हमारा मसला क्या, मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने लगा। लीडरशिप जो जलसा पीडीएम का हो रहा है मुल्तान में, पेशावर में, वहाँ पे गुफ्तगू करने वाला लीडर है। ठीक है, मीरान शाह में एक बहुत बड़े पैरेलल जलसे हो रहे हैं। वहाँ पे एक नौजवान है जो सर पे सुर्ख टोपी रख के बात करता है, वो गद्दार है। क्यों है ऐसा? कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट है। आप कॉन्टेक्स्ट के साथ टू वेरी ऑनेस्ट, अब तो पीडीएम वाले भी गद्दार की तरफ जा ही रहे हैं वैसे। हाँ, वैसे सीधी सी बात है, मतलब आप थोड़ा सा देख लें आपका वो सेट हो जाएगा। तो चक्कर ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप लीडरशिप इवॉल्व होने देंगे ना, जहाँ पे लोगों को आपने स्टूडेंट यूनियन लीडर्स कहाँ से आते थे, मैं थोड़ी सी बात बिल्कुल 100% ये तो मतलब कितने मतलब वो लीडर्स हैं, मैं आपके शफकत महमूद से लेके शेख रशीद से लेके जितने सारा पॉलिटिशियन स्टूडेंट यूनियन से आया। ये आपने ना, हमने एक बड़ा गलत अपने पॉलिटिकल उसमें नैरेटिव में ये डाला है कि बड़े बड़े घरानों से लीडर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम 2-3 फैमिलीज जो चल रही हैं, बाकी सारा बड़ा लीडर जिसका बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान के एवोल्यूशन के अंदर, वो स्टूडेंट यूनियन से आया। बड़े घरानों से भी जो लोग आए हैं ना, वो स्टूडेंट लीडर्स के साथ रहे, उनको पता था कि यार ये इनकी ज़रूरत है, चीज़ें वैसे चली। अगर जो बड़े घरानों से जो आए हैं, वो उसकी वजह ये है कि कुछ और डिपार्टमेंट्स ने इंटरफेयर किया, इस वजह से बड़े घरानों के लोग आए, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, चाहे नवाज शरीफ आए। वो हुआ मतलब जब आप इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो चीज़ें आपने जब इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थी नहीं, आप बार बार उसको डिसरप्ट कर देते हैं, जिसको चलने नहीं देते हैं, उससे होता क्या है। और साथ साथ जो चीज़ इवॉल्व करती है, जहाँ से लोग आ रहे हैं, आप स्टूडेंट यूनियन कुछ वाक़यात से पहले स्टूडेंट यूनियन 20-30 साल चलते रहे, एक भी वायलेंस का इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें कोई आप कहें कोई कत्ल हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसका आपने लगा के बहाना बना के उनको बैन किया। तो आप मैसेज के अंदर जब क्रिटिकल थिंकिंग के छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे कुछ हो, चाहे पॉडकास्ट हो, इसको चलने दें यार। अगर वो आपकी सिविल लिबर्टीज़ पे क्वेश्चन नहीं करी है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं करी है, आपके खिलाफ फतवाबाजी नहीं करी है, तो थोड़ी सी गुंजाइश रखें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक मैं जो एक चीज़ के ऊपर प्रॉब्ली जो कन्फ्यूजन है ना, द रीज़न वाई मैंने सवाल भी आपकी तरफ थ्रो किया था, वो ये था कि लीडरशिप को आप डिफाइन किस तरह करते हैं, हु इज़ अ लीडर। अनफॉर्चुनेटली मेरा ओपिनियन जो है वो पर्सनली ये है कि लीडर इज़ समवन हु यूनाइट्स पीपल रादर देन डिवाइड्स पीपल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें जो लीडर्स नज़र भी आ रहे हैं वो ज़्यादा, सो वी कंसिडर समवन हु इज़ एन अनस्टेबल रिबेलियस एक्टिविस्ट टू बी ए लीडर। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ओवरऑल फ्रेंजी है सोसाइटी के अंदर, एक फ्रेंजी है। और फिर आप ना उसको एक रोमांटिसाइज करते हैं, आप वो मीरान शाह वाले को आप रोमांटिसाइज करते हैं, जब वो फाइनली जाकर ऐसी गुफ्तगू इस्तेमाल करता है जिससे आपकी मेजॉरिटी जो है ना वो उसको गद्दार ही बोलती है।
तब तक वो लीडर नहीं है। हालांकि अगर वो जाए और जाकर वो लीडरशिप उसकी तब हो जब वो जाके इन लोगों को टेबल पे बिठाकर इनसे बैठकर बात कर सके। वो अपना इतने कोई एक्सट्रीमिस्ट स्टांस ना ले, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट स्टांस हमारे वाला हो या दूसरे वाले का हो या किस वाले का भी हो। सो सही है। मेरा पॉइंट बेसिकली ये, व्हेन आई सेड वी डोंट हैव इनफ लीडर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट्स, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। अ लीडर विल बी, जो कि मैं पर्सनली ये कहता हूँ, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर एग्जांपल करंट, वो जिस टाइम के ऊपर मेरा ख्याल है कोई 16 साल 96 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 96 में 2010 तक जो है ना, ही वॉज नॉट अ लीडर, ही वॉज नाइदर अ पॉलिटिशियन नॉर अ लीडर, ही वॉज एन आइडियलिस्ट। इन 2010 ही रियलाइज्ड कि यार नहीं, मैंने किस तरह से अपना लोगों को, बहुत सारे लोगों को लेकर चलना है और चल कर मैंने उनको एक राह दिखानी है, चाहे मुझे अपने एक्सट्रीम आइडियलिस्टिक स्टांस को बिठाना पड़े, जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे जो पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास के लोग थे वो एकदम से एलिनेट हो गए उनसे। वहाँ पर वो लीडरशिप का एलिमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि नो, इफ आई कैन ब्रिंग 1.5 करोड़ वोटर टुगेदर एंड गेट पावर एंड शो देम अ वे, then I am a leader. And that is the beauty of democracy as well, where you can actually, first of all, हम इसको भी बड़ा वो कहते हैं ना, यू टर्न के ऊपर भी हम बुरा भला कहते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा यूँ बदल गया, वो बदल गया, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। सर अगर as long as you're getting the votes, let it be democratic. As long as you're getting the votes, आप लोगों को इकट्ठा करें, वोट्स लें, पावर में आए, पावर में आके यूनाइट करें, कौमों को यूनाइट करें। अगर कोई ऐसा नैरेटिव है जो कि अनफॉर्चुनेटली 98% अभी नहीं है रेडी उसके लिए, तो देन दैट्स नॉट अ नैरेटिव ऑफ अ लीडर राइट नाउ। आपका जो विजन ये बता सकता है कि 40 साल बाद मैं इसको इस तरफ लेकर जा सकता हूँ, बट हाउ डू आई टेक दैट किड फ्रॉम अ गाँव विद वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड इन 40 years आई कैन ब्रिंग हिम अप टू दैट हैज़ टू बी एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। आप ठीक कह रहे हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। देखें, आपने बहुत सी बातें की, ज़ाहिर है वो आपका अपना ओपिनियन है। 2010 में उन्हें रियलाइज़ हुआ, कुछ और लोगों को भी रियलाइज़ हुआ कि लीडर है। और ये वो जो साइड के लोग हैं ना, हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि यार ये वो साइड पे लाने वाले हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान में सिर्फ उनके केस में नहीं है ना, उससे पहले भी ये चलता रहा है। हम उनको ये नहीं कह रहे कि वेरिएबल है इन योर एंटायर मिक्स ना, वो वेरिएबल है। अब हाउ डू यू बिकम समवन हु इज एप्लीकेबल फॉर देयर सपोर्ट? मैं अब इस वजह से एक्सक्लूसिव होकर देखता हूँ। मैं कहता हूँ ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, विश वी हैड टाइम। सो नेक्स्ट टाइम इस पर जरूर बात हो सकती है। मेरा ख्याल है लीडरशिप जहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं कि ऑनेस्टी मांगती है। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार ओ हो, हमें तो अब पता चला कि हालात कितने बुरे हैं, हमें तो पहले पता ही नहीं था। बहुत सी बसा औकात चीज़ें हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे एक मशहूर जो है वो मिनिस्टर साहब ने, इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि वो हो मैं तो तैयारी करके जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप गए हो, आप हार्ड टॉक में गए हो और आपको लगे आप कैपिटल टॉक में गए, थोड़ी सी मतलब इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन। सो इसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि जहाँ पे इसको वापस लीडरशिप पे लाते हैं, लीडरशिप का एक तकाजा जो है वो विजन के साथ साथ वो निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज इकबाल ने कहा था, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद विजन हो, बिल्कुल ऐसे ही, निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज, बात करने का सलीका और जाँ पुरसोज और फील भी करने वाला हो, यानी विजन भी हो, नीयत भी दुरुस्त हो और बात करने का सलीका भी हो, बुनियादी चीज़ें। बिल्कुल। तो बुनियादी चीज़ों में मेरा ख्याल है कि आपने ज़बरदस्त बात की कि लीडर यूनाइट करते हैं और अपने पर्सनल बायसेस और पर्सनल ग्रजेस से ऊपर होकर वो मतलब वो लीडर बड़ा फॉरगिविंग भी होता है, वो बड़ा एम्पैथेटिक भी होता है। वो फिर लीडर तो फिर वो जब आप खासतौर पे इस तरह के हम बड़े नेशनल लीडर की बात करें तो उसमें तो हर तरह के डिफरेंसेस वाले लोगों के भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जिन्होंने वोट दिया उनके भी हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी हैं। बिल्कुल ऐसे। सो मेरा ये ख्याल है कि हम इसको बुनियादी लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर ला के बात करें, हर बंदा वो लीडर है जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और अपने आसपास को बेहतर करने के लिए वो अपनी कैपेसिटी के अंदर अपना बेस्ट दे रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल थॉट। एंड ऑनेस्टली मैं ये निकलवाना चाह रहा था, बिकॉज आई फील लाइक कि जो 20 साल बाद लीडर निकलेगा वो हम में से ही निकलेगा, वो इन व्यूअर्स में से ही निकलेगा, जब वो आई गेस एक टाइम आएगा जब वो रियलाइज़ कर लेंगे कि हम उस पॉइंट के ऊपर जाकर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम निकल सकते हैं। सर अली हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। एंड ऑनेस्टली मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स पॉडकास्ट राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर 30 या 35 कर चुका हूँ मैं और अभी तक सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसमें आया। अरे आई एम हम्बल्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मेरा ख्याल है गपशप मजीद भी लगनी चाहिए, 100%। बड़ी चीज़ें आई, बड़ा दिल किया उन पे बात करने को। यार कोई फॉर्मेट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें बंदा खुल के बात कर सके, टूं की थोड़ी बहुत गुंजाइश। मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आप लोग बताएं कि अगर थोड़ी सी टून आ जाए तो उसमें आप माइंड करेंगे नहीं करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। बट सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। फॉर दोज ऑफ यू वाचिंग, देयर इज अ लाइक बटन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को हमारी बातों का पता लगेगा और वो देख सकेंगे। दैट्स ऑलवेज गुड। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन है, आइदर ऑन योर इफ़ यूर ऑन एन ऑडियो प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट, या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, आपको आने वाले एपिसोड्स का पता लगेगा। और इसी के साथ